जो हमारी मॉडर्न इंडिया की कहानी है इसको और आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। अब तक जो हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रिटिश वर्सेस कॉमन मैन चल रहा है। दिस इज सीजन 2 या पार्ट 2। मिलिटेंट थॉट प्रोसेस तब होता है जब आप कहते हैं कि हाँ जो है आप रेडी हैं फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए। तो रेवोल्यूशन जब भी जो है यूज किया जाता है वर्ड, तो वो सडन चेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रशियन रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया कि आप किसी को मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि आप उसके शरीर को मार सकते हैं, आप उसकी आत्मा को छू भी नहीं सकते, जला भी नहीं सकते। दे आर द वन जो यहाँ पर ये सीक्रेट जो रेवोल्यूशन है, ये गतिविधियों को जो है यहाँ पे लीड करना शुरू करते हैं। तो इनके पास क्या है? लंदन में ही हैड इंडिया हाउस। विनायक दामोदर सावरकर, हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, देन जो है देन वीवीएस अय्यर, ये सारे लोग जो है यहीं से निकले हुए हैं। तो दैट इज द रीजन कि द ओनली वे ही कुड कम बैक टू द पब्लिक लाइफ वाज बाय मर्सी पिटीशन। तो कहीं ना कहीं 1890s के बाद जो है जो यूथ है वो और ज्यादा इंस्पायर हो गया स्वामी विवेकानंद से। सब कह रहे हम भी बॉडी बनाएंगे, स्ट्रेंथ आएगी। तो गांधी जी से उम्मीद थी कि हाँ जो है यहाँ पे हमें स्वराज मिल जाएगा, राइट, एकदम सब जो है सब कुछ सॉल्व हो जाने वाला है। वो भी कॉल ऑफ कर दिया गया था, राइट, कि हाँ सारा जो है रेवोल्यूशन वायलेंस छोड़ के कहते हैं कि ठीक है हम गांधी जी के साथ हैं। तो गांधी जी का यहाँ पे वो साथ देते हैं। यस, यहाँ से कहानी हम शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, वापस स्वागत है आपका पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे। और जो हमारी मॉडर्न इंडिया की कहानी है इसको और आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सट्रीमिस्ट एरा। अब उसी के पैरेलल एक और थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है विच इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन। हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जो यहाँ पर रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं, है ना। अभी क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बात हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट, पहली बात तो रेवोल्यूशन का फेज 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। और फेज 1 जो है विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दी डायमेंशंस, जो है बॉम्बे में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, या ये सारी बातें। और प्लस इंटरनेशनल लेवल पे जो है, ग्लोबल लेवल पे कैसे हम लोग काम कर रहे हैं ये हम देखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे विच इज गदर। फिर हम लोग बात करेंगे फेज 2 में। फेज 2 में हम बात करेंगे एक तो विद रिस्पेक्ट टू एचआरए, और दूसरा हम बात करेंगे भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह। प्लस हम बात करेंगे और भी जो जगह पे मूवमेंट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल बंगाल, आर्मरी रेड एंड ऑल, राइट, ये डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो दिस इज द प्लान फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो आइए बात शुरू करते हैं। ये नोट्स आप यहाँ जो है कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, आप वहां से आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं ना। लिंक पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। या चलिए, तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, मैं आपको फिजिक्स तो नहीं पढ़ाता, फिजिक्स वाला पे जो है हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाता हूँ, राइट ना। और जो है अब इतने सारे वीडियोस शायद आपने देख लिए होंगे ऑलरेडी, राइट ना। तो हाँ, तो पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ऑल्सो ये टेलीग्राम चैनल है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं और स्कैन करके भी कर सकते हैं। और ये यूजर नेम है अभिषेक_PW UPSC वाला, इसके थ्रू भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। या चलिए, तो बात शुरू करते हैं, रेवोल्यूशन की बात शुरू करते हैं कि हाँ ये क्या कहानी है। सो अब तक जो हम लोगों ने देखा, अब तक जो हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रिटिश वर्सेस कॉमन मैन चल रहा है। दिस इज सीजन 2 या पार्ट 2। 1857 से 1947 की कहानी है, जिसमें एक चीज हमने देखी कि एक तो पहला अपग्रेडेशन था विच वाज विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, सोशल रिफॉर्म। दूसरा हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल अवेकनिंग। और फिर कहीं जाकर 1885 में वी हैड इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला दौर था, हमने कहा वो मॉडरेट्स लीडर्स हैं, उनको हमने समझा कि क्या डिमांड है, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या अचीवमेंट है, एक्सेट्रा। और फिर हमने बात करी 1905 से 1919 के बीच में एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का भी हमने समझा कि हाँ क्या कंट्रीब्यूशन है। एक हमने बात करी स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, स्वदेशी एक कंट्रीब्यूशन। और दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया होम रूल मूवमेंट। ये दो मेजर डिस्कशन हमने एक्सट्रीमिस्ट के साथ देखे। नाउ यहीं पर एक्सट्रीमिस्ट के साथों साथ एक थॉट प्रोसेस और डेवलप हो रहा है विच इज रेवोल्यूशन, जो एक्सट्रीमिस्ट थॉट प्रोसेस के भी बियॉन्ड है। यस, एक्सट्रीमिस्ट वाज मोर अबाउट एग्रेशन, राइट, एक्सट्रीमिस्ट वाज अबाउट एग्रेशन कि हाँ जो है और ज्यादा एग्रेसिव होना है। या लेकिन यहां पर जो है एग्रेशन के ऊपर की बात हो रही है। तो 3 टर्म होते हैं, है ना। तो हाँ, तो रेवोल्यूशन जाग रहा है 1900 के आसपास। तो यहां पे 3 टर्म जो है, या तो 3 टर्म होते हैं। जैसे कि एक हम बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं जब किसी के पास एक्सट्रीम पॉलिटिकल व्यूज होते हैं कि हाँ जो है इससे बात नहीं बनेगी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी बात। दूसरा इसके आगे जो है और ज्यादा एग्रेसिव है वो है मिलिटेंट।
मिलिटेंट थॉट प्रोसेस तब होता है जब आप कहते हैं कि हाँ जो है आप रेडी हैं फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए। तो यह जो है अगर आप ये एग्री कर रहे हैं कि हाँ अगर हमें थोड़ा जोर जबरदस्ती करनी पड़े, थोड़ा सा दम लगाना पड़े, है ना, अगर ऐसा करना पड़ जाए, है ना, तो ये जो थॉट प्रोसेस है दैट इज मिलिटेंट, जिसमें जैसे वर्ड इनहेरेंट वर्ड है मिलिट्री, कि हाँ अगर फोर्स अगर हमें करना पड़ता है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है तो भी ठीक है ना। अब इसके भी आगे एक टर्म आता है विच इज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन ना, रेवोल्यूशन अगेन इसकी मीनिंग थोड़ा डिफर करती है अलग अलग फिलोसफर्स के हिसाब से, बट रेवोल्यूशन इन जनरल अगर हम कहें तो एक होता है कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट या ग्रेजुअल चेंज, कि हाँ धीरे धीरे करके हम लोगों ने चेंज किया ऐसे करके। जैसे कि हमारी जो लड़ाई है आजादी की लड़ाई, ये क्या है, एक फ्रीडम स्ट्रगल है ना, इसे हम फ्रीडम रेवोल्यूशन नहीं बोलते, फ्रीडम स्ट्रगल बोलते हैं कि हम धीरे धीरे स्ट्रगल कर रहे हैं, अंग्रेजों से थोड़ा थोड़ा जीत रहे हैं, दिन पर दिन हम जीत रहे हैं। थोड़ा सा 1892 में जीते थे, थोड़ा और 1909 में जीते, थोड़ा और 1919 में जीत गए हैं, है ना, अगस्त डिक्लेरेशन तक हम लोग आ गए हैं, है ना। इसके आगे अभी और जीतेंगे हम लोग, 1935 में थोड़ी और जीत होगी और फिर 1947 में पूरी तरह जीत जाएंगे। तो हम लोग इंक्रीमेंटली जो है थोड़ा जीत रहे हैं, तो दैट इज स्ट्रगल, कि धीरे धीरे हमने बदलाव किया। लेकिन अगर कोई कहे सडन चेंज, है ना, कि हाँ ग्रेजुअल चेंज नहीं सडन चेंज, तो रेवोल्यूशन इज अबाउट सडन चेंज, कि आज ही बदल दो भाई, सडन चेंज अभी बदलना है। तो अगर सडन चेंज, कि हाँ कभी अगर किसी देश में रेवोल्यूशन आ रहा है तो वहां पे बात हो रही है सडन चेंज की, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि हाँ रातों रात जो है कहानी चेंज हो जाए, है ना, ऐसे तरीके, या साल भर में कहानी चेंज हो जाए, दैट इज रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन जब भी जो है यूज किया जाता है वर्ड, तो वो सडन चेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रशियन रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, है ना, कि सडन चेंज की बात हो रही है, कि हाँ साल भर में या जो है रातों रात ऐसा करके कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हुआ। अब इसमें सडन चेंज जो होता है वो प्यार मोहब्बत से नहीं हो पाता, राइट, है ना, कि अगर आप चाहते हैं कि किसी राजा को हटा के डेमोक्रेसी स्थापित कर दे, तो राजा एकदम ऐसे आपको दे तो नहीं देगा राज्य कि हाँ ये लो ले जाओ, तो क्या करना पड़ेगा, झगड़ा करना पड़ेगा। तो रेवोल्यूशन में एक चीज इनहेरेंट है, वायलेंस, एक्सेप्टेड है, कि हाँ रेवोल्यूशन लाने के लिए वायलेंस जो है इट इज एक्सेप्टेड, कि हाँ ठीक है अगर वायलेंस वगैरह करना पड़ जाए, है ना, तो हाँ तो जो है ठीक है ना, एग्रीड है। तो हाँ तो इसमें जो है वायलेंस कहीं ना कहीं एग्रीड है, इनहेरेंट है, कि हाँ ये हो ही जाएगा। ये कहीं ना कहीं कहा जाता है कि रेवोल्यूशन की जो है जो है यू कैन से दहलीज है ना, दहलीज जो है खून मांगती है ना, ऐसा करके मांगा जाता है कि हाँ ठीक है वायलेंस जो है इसके लिए करना पड़ सकता है, देश हित में या जो है पब्लिक इंटरेस्ट में इट इज इंपॉर्टेंट, और अगर कर दिया जाए तो ठीक है। तो एक्सेप्टेड नॉर्म है वायलेंस, ऐसा मैंडेटरी नॉर्म नहीं है वायलेंस, है ना। समझना पड़ेगा कि यहीं पे कुछ फिलोसफर्स वेरी भी करते हैं कि हाँ ये रेवोल्यूशन जरूरी नहीं कि हाँ गन के द्वारा ही हो, तोपों के द्वारा ही हो, अगर प्यार मोहब्बत से भी हो जाता तो कोई बुराई नहीं है। तो वायलेंस एक्सेप्टेड है बट मैंडेटरी नहीं है। तो ये जो रेवोल्यूशन थॉट है, रेवोल्यूशनरी थॉट है ना, ये दिस इज अबाउट सडन चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड वायलेंस इज एक्सेप्टेबल ओवर हियर, राइट ना। वायलेंस यहां भी एक्सेप्टेबल है, बट हाँ ये सडन चेंज की बात नहीं कर रहा, ये एग्रेसिव थॉट की बात कर रहा है। यूज ऑफ फोर्स यहां पे ओके है, होगा ही ऐसा जरूरी नहीं। खैर रेवोल्यूशन, तो ना ये जो रेवोल्यूशन की जो थॉट प्रोसेस है और जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ वायलेंस एंड ऑल, तो जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनको ये आइडिया कहां से आया है ना, कहां से वो इंस्पायर हो रहे हैं। तो उनकी इंस्पिरेशन जो है, उनकी जो आइडियोलॉजी है या थॉट प्रोसेस है, दैट इज इंस्पायर्ड बाय, एक इंस्पिरेशन है उनकी रशियन निहिलिस्ट। तो रशियन रेवोल्यूशन से पहले क्या है कि रशिया में क्रांतिकारी हैं, है ना, निहिलिस्ट बोलते हैं, तो उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, निहिलिज्म में विश्वास करते हैं। अब निहिलिज्म क्या थॉट प्रोसेस है, अब एक होता है जो है शाश्वतवाद, राइट, है ना, इटर्नल, कि जैसे आत्मा है ये अजर अमर है ना, ऐसे करके थॉट प्रोसेस है कि आप किसी को मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते, क्योंकि आप उसके शरीर को मार सकते हैं, आप उसकी आत्मा को छू भी नहीं सकते, जला भी नहीं सकते। अब ये थॉट प्रोसेस क्या है कि जो है किसी भी क्रांतिकारी थॉट प्रोसेस के साथ मैच नहीं करती। रीजन कि भाई आपने किसी को शूट किया और वो आप कह रहे हो कि तो मरा ही नहीं, क्यों नहीं मरा, क्योंकि उसकी आत्मा तो नहीं मरी। तो ये थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं सूट नहीं करता इसको। तो जो निहिलिस्ट थॉट प्रोसेस है वो इटर्नलिज्म में नहीं मानता, वो जो है मानता है कि इसमें निहिलिज्म में, कि हाँ निहिलिज्म मतलब हुआ कि अगर किसी को मारा जाए तो वो तुरंत मर जाता है, उसके बाद कोई उसकी आत्मा वात्मा कुछ भी नहीं है ना, कोई आफ्टर मैथ ऑफ द डेथ नहीं है, इट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, राइट। तो निहिलिज्म
निहिलिज्म नॉर्मल वर्च्यूज में नहीं मानता कि हाँ किसी को मार दोगे तो पाप हो जाएगा समथिंग, इन सब चीजों में जो नॉर्मली स्टैब्लिश्ड वर्च्यूज हैं उनमें विश्वास नहीं करता। तो जो रशियन क्रांतिकारी थे ये एक्टिव थे रशिया में, राइट ना, वहां पे ऐसा बदलाव लाना चाहते थे। तो एक हम लोग हमारे जो क्रांतिकारी हैं वो इंस्पायर्ड हुए हैं रशियन निहिलिस्ट से। दूसरा दूसरा दे गॉट इंस्पायर्ड बाय आयरिश नेशनलिज्म, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे एनी बेसेंट की। तो आयरिश जो नेशनलिस्ट हैं, रेवोल्यूशनरीज हैं, उनसे इंस्पायर्ड हुए हैं। देन देयर आर मोर जो है ग्लोबल लीडर्स, जैसे कि गैरीबाल्डी, मजनी इज अ कॉमन लीडर जो कि जो है बहुत इंस्पायर करता है। तो जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप इनके बारे में पढ़ेंगे, गैरीबाल्डी, मजनी एंड ऑल, राइट ना। इसके अलावा देयर आर मोर इंस्पिरेशन फ्रॉम आनंद मठ। बंकिम चंद्र की राइटिंग जो है इंस्पायर कर रही है, आनंद मठ इंस्पायर कर रहा है, भागवत गीता इंस्पायर कर रही है। तो हाँ, तो कहीं ना कहीं इन फिलॉसफी से इंस्पायर होके जो हमारा यूथ है ना, जनरली आप देखेंगे कि इसमें यूथ का इन्वॉल्वमेंट है। जो हमारा यूथ है वो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से सेटिस्फाइड नहीं है। उसको लग रहा है कि ये मॉडरेट्स और ये एक्सट्रीमिस्ट जो है हमको क्या आजादी दिला पाएंगे, क्या ये सब कुछ सॉल्व कर पाएंगे, नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, ओपन पॉलिटिक्स, और उनको लगता है कि इससे सॉल्यूशन नहीं होगा। ये क्या ही पा रहे हैं हम लोग, 1892 का एक्ट है ना, अचीवमेंट है, 1909 अचीवमेंट है, कहां से भाई। तो हाँ, तो जो है रेवोल्यूशनरी जैसा मानते हैं कि भाई ये जो छोटी छोटी जीत है ना, इससे बात नहीं बन रही। अब यहां पे जो फेज 1 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो जनरली दे आर यूथ, और दूसरा जो हम फेज 1 की बात कर रहे हैं, स्पेशली फेज 1, कुछ हद तक फेज 2 भी रखना कि हाँ बाद वाला भी, लेकिन फेज 1 की स्पेशली हम बात करें तो इट इज मोर अबाउट इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन, कि कोई एक क्रांतिकारी है जो कुछ कर गुजरेगा, किसी को जाके असैसिनेट कर देगा। तो यहां पे इट इज ओके टू असैसिनेट, कि किसी ब्रिटिश ऑफिशियल को जाके मार दो, या असैसिनेशन। तो असैसिनेशन इज फाइन, उससे क्या होगा, एक एग्जांपल क्रिएट होगा। ऐसी जो है यू कैन से जो आपके ऑफिशियल्स हैं उनको सबक जो है मिलना चाहिए कि अगर वो देश के साथ गलत करेंगे, भारत के साथ गलत करेंगे, तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं। ये थॉट प्रोसेस है कि हाँ इनको असैसिनेट भी किया जा सकता है, करा जाएगा। तो इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन हमको देखने को मिलेगा, ऑफिसर्स का असैसिनेशन देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड फंड्स, मनी। तो यहां पे कई बार अंग्रेजों के जो है ट्रेजरी वगैरह पे भी अटैक करेंगे, है ना। तो हाँ, तो रॉबरी वगैरह भी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। बट दिस रॉबरी अगेन इज नॉट फॉर द पर्पस पर्सनल प्रॉफिट, कि बैंक लूट रहे अपने लिए, ऐसा नहीं है। यहां पे अगर कोई ऐसी लूट हो रही है, रॉबरी हो रही है, तो वो अमीरों को लूट रहे हैं, जमींदारों को लूट रहे हैं, या फिर जो है ट्रेन में इनके आर्म्स जा रहे हैं, अंग्रेजों के आर्म्स जा रहे हैं, पैसा जा रहा है, उसको लूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि फंड्स की जरूरत है भाई, है ना, देश के हित में है। ये ऐसा अपने पर्सनल फायदे के लिए चोरी नहीं हो रही है, ये देश हित में ऐसा किया जा रहा है कि हाँ ये जरूरी है और जो है हमें ऐसा करना चाहिए। ऑल्सो कहीं ना कहीं मानते हैं कि पैसा तो पब्लिक का ही है ना। जमींदारों के पास, जिन जमींदारों को लूटा गया, ऐसा कैटेगोरिकली हम नहीं कह सकते सारे जमींदार खराब हैं, लेकिन जिन जमींदारों ने भी एक्सप्लॉइट किया हुआ है, उनके पास पैसा जमा है, कुछ साहूकार है, मनी लेंडर्स हैं जिनके पास पैसा जमा है, लोगों का पैसा उन्होंने अमास कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है ना, वहां पे जो है ऐसा क्या होगा, जो है लूटपाट भी होगी। तो दिस इज समथिंग विच हैज इंस्पायर्ड देम, राइट ना। सो यस, तो इससे इंस्पायर होकर हम देखेंगे कि हाँ 1900 के आसपास वी हैव अ लॉट ऑफ यू कैन से रेवोल्यूशनरीज कमिंग इन, क्रांतिकारी आ रहे हैं। तो बात शुरू करते ही जो है ये कहानी प्रोमिनेंटली हमको दिखाई देती है सबसे पहले महाराष्ट्र में। तो पहली जो गतिविधि है वो हमें बॉम्बे प्रोविंस में दिखाई देगी, बॉम्बे प्रोविंस। तो बॉम्बे प्रोविंस का डिस्कशन करते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्टिविटी जो हम मानते हैं कि हाँ रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई है, वो 1879 में कुछ किसान हैं, रमौसी पेजेंट फोर्स, इन्होंने क्या कर दिया है, जो है रिवोल्ट कर दिया है। एंड दिस इज लेड बाय वासुदेव बलवंत फाड़के, वासुदेव बलवंत फटके, या
नेक्स्ट जो है हम मानते हैं कि क्रांति की दौर में एक जो अगला पड़ाव है वो है 1897। 1897 में हम लोग ने ऑलरेडी बात करी थी कि हाँ, चापेकर ब्रदर्स ने जो है मार दिया था किसको? चापेकर ब्रदर्स। तो चापेकर ब्रदर्स हैड किल्ड रैंड, राइट ना, जो है WC रैंड एंड लेफ्टिनेंट आयरेस्ट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसको भी हम क्रांति का ही हिस्सा मानते हैं। यस, तो तीन भाई थे, दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव, हरि। तो ये तीन भाई हैं जो लोग इसमें जो है पकड़े गए। एंड देन देवर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल डिपोर्टेड एंड देवर हैंग्ड विदाउट ट्रायल। इनका कोई ट्रायल भी नहीं हुआ है और देवर हैंग्ड। इसी के बाद हमने बात करी थी कि हाँ, इसी से कनेक्शन में सेडिशन चार्जेस लग गए थे। किसके ऊपर? बाल गंगाधर तिलक के ऊपर सेडिशन चार्जेस लगे एंड उनको 18 महीने की यहां पर जेल हो गई। नाउ इन्हीं सब गतिविधियों से प्रभावित होकर दो भाई हैं, गणेश सावरकर एंड विनायक दामोदर सावरकर। सो 1899 में गणेश एंड विनायक सावरकर, these are सावरकर ब्रदर्स। दे आर द वन जो यहां पर ये सीक्रेट जो रेवोल्यूशन है, ये गतिविधियों को जो है यहां पे लीड करना शुरू करते हैं। तो आगे इनकी कहानी है महाराष्ट्र में। तो नाउ जो है ये दे हैड स्टैब्लिश, सबसे पहले उन्होंने स्टैब्लिश किया मित्र मेला। एंड यही आगे जाके एक दूसरी बॉडी आई 1904 में, अभिनव भारत। तो पहले उन्होंने मित्र मेला स्टैब्लिश किया, एक सीक्रेट सोसाइटी, और फिर अभिनव भारत। तो मित्र मेला जो है, आप कहिए इसी का नाम चेंज हो गया है या ये मित्र मेला इसी में सबमर्ज हो गया है ना, तो अभिनव भारत। तो ये दो जो है सीक्रेट सोसाइटीज है, मित्र मेला और अभिनव भारत। ये अभिनव भारत का आइडिया भी मजीनी से आया है। तो मजनी हैड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यंग इटली। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हुआ? अभिनव भारत, उसी का हिंदी ट्रांसलेशन रेड है ना, अभिनव भारत। अब यहाँ पे वीर सावरकर, तो वीर सावरकर जो है, एक तो गणेश जो है सावरकर और दूसरा जो है विनायक दामोदर सावरकर। तो विनायक दामोदर सावरकर इज द वन जिनकी ऐसी फिलॉसफी जो थॉट प्रोसेस है, अब वो धीरे धीरे क्या है, रेवोल्यूशन की तरफ रुझान हो रहा है। और अब जो है होता है कि भाई आप ऐसा करिए, आप इंडिया में अगर आप इसको स्प्रेड करेंगे तो बहुत जल्द पुलिस आपके घर आ जाएगी और जो है ये सारी बातें ठप हो जाएंगी, है ना, सीक्रेटली हमको चलाना है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा शील्ड, एक ऐसा अम्ब्रेला चाहिए जहां पर इस फिलॉसफी को, इस थॉट प्रोसेस को, रेवोल्यूशन को क्या हो कि ओपनली या फिर कम से कम थोड़ा सा कम जो है प्रेशर के साथ, है ना, स्प्रेड किया जा सके। तो बेटर आइडिया क्या है कि आप ऐसा करिए, लंदन चले जाइए। So now he had gone to London, right? तो he had gone to London। तो इसके बाद वो लंदन चले गए, है ना। अब लंदन में समझते हैं कि हाँ, लंदन क्यों चले गए। तो लंदन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो लोग हैं, या तो हम फेज 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो लंदन में हमारे पास दो लोग हैं। लंदन में एक है श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा काफी सारे प्रिंसली जो स्टेट्स थे उनके लिए काम करते थे और इस तरह उनके पास थोड़ा पैसा भी था। तो इन्होंने क्या है कि इन्होंने एक होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया है, जो फेमस है इंडिया हाउस के नाम से। तो इनके पास क्या है लंदन में ही हैड इंडिया हाउस। अभी जो इंडिया हाउस है, इसका पर्पस क्या है कि जो स्टूडेंट्स इंडिया से आ रहे हैं, स्पेशली क्रांति की दृष्टि से, जो अंग्रेजों के खिलाफ हैं, उनको यहां हॉस्टल में जो है क्या है, व्यवस्था प्रोवाइड करी जाए, है ना, इस घर में। तो वो इसी घर में आके रहेंगे, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के घर में आके रहेंगे, और यहां पर जो है क्या होगा, क्रांति जो है, यह क्रांति स्थापित होगी। या तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनका एक न्यूज़पेपर भी है विच इज इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, So now, तो जो इंडिया हाउस है, दिस बिकेम द वैंटेज पॉइंट, मीटिंग पॉइंट फॉर ऑल दी रेवोल्यूशनरीज। जो भी क्रांतिकारी, मतलब जो भी बड़े बड़े फेमस नाम है, बहुत सारे फेमस नाम यहाँ पर आते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि विनायक दामोदर सावरकर, हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, देन VVS अय्यर, ये सारे लोग जो है यहीं से निकले हुए हैं। तो देयर आर मेनी रेवोल्यूशनरी जो इसी हॉस्टल में जो है कनेक्ट हुए और ये जो है आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन है, इसको स्प्रेड किया, है ना, और काफी कंट्रीब्यूट किया विद रिस्पेक्ट टू रेवोल्यूशन। तो ये तो 2-4 फेमस नाम है, बट हाँ, और भी लोग थे। अनदर नेम इज मैडम बीकाजी कामा।
तो मैडम बीकाजी कामा लंदन में अपना जो है इलाज कराने गई थी, फिर वो वहीं पे रुक गई और वहां पे जो है ये नेशनलिस्ट वर्ग उन्होंने उठा लिया। तो लंदन की सरकार ने कहा कि भाई आपको अगर लंदन में रहना है तो इन डैट केस आप ऐसा नहीं कर सकती, तो वो पेरिस शिफ्ट हो गई। तो मैडम बीकाजी कामा हैड शिफ्टेड टू पेरिस और इन्होंने यहां पर एक सोसाइटी स्टैब्लिश की विच इज पेरिस इंडिया सोसाइटी। पेरिस इंडिया सोसाइटी। यहीं से वो एक न्यूज़पेपर भी चलाती हैं, वंदे मातरम। कुछ टाइम तक एक और न्यूज़पेपर वो चलाएंगी विच इज तलवार। ऑल्सो स्टुगार्ट में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। स्टुगार्ट में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, है ना, स्टुगार्ट जर्मनी में 1907 में। और यहां पर वो गई और यहां पर उन्होंने जो भारत की कंडीशन है, जो भारत में अंग्रेजों का रूल है, उसके खिलाफ एक भयंकर स्पीच दी। लोग एकदम हिल गए और पहली बार उन्होंने झंडा फहराया। राइट है कि भारत का झंडा उन्होंने डिजाइन किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अब वो आज के झंडे की तरह नहीं है, लेकिन हाँ उस झंडे को उन्होंने क्या है वहां पे जो है अनफॉल किया, है ना। तो हाँ, तो मैडम बीकाजी कामा दूसरा बड़ा नाम है। यस, तो वी रियलाइज कि हाँ फॉरेन में वी हैव सच सपोर्ट सिस्टम। रीजन इज कि पेरिस में अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिखेंगे, तो फ्रांस की सरकार उतना टेंशन नहीं देगी, कहेगी हाँ ठीक है करने दो। बट यही आप जब इंडिया में करेंगे तो जो यहाँ इंडिया की पुलिस है, इंडिया की सरकार है, वो टेंशन में आ जाएगी, कह रहे हमारी बुराई कर रहा है ना, जो है ये तो सेडिशन कर रहा है। तो यहाँ पे आप जल्दी से सप्रेस कर दिए जाएंगे। बट यही चीज आप पेरिस में, लंदन में थोड़ा कंपैरेटिवली इजीली कर सकते हैं। सो नाउ तो सावरकर हैड शिफ्टेड टू इंडिया हाउस, और जब इंडिया हाउस में वो यहाँ पे शिफ्ट हुए तो अब ये जो थॉट प्रोसेस था, जो फिलॉसफी थी, अब उसमें उन्होंने काम करना शुरू किया, प्रीच करना शुरू किया, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स बनने लगे। सो नाउ सावरकर हैड रीच्ड इंडिया हाउस। तो सावरकर जैसे यहीं पे इन्होंने किताब लिखी है जो है अबाउट 1857 रिवोल्ट, राइट ना। तो 1857 वाली रिवोल्ट जो है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो हाँ, तो यहां पे इन्होंने लिखी। वापस टाइमलाइन पे आते हैं। तो ही हैड गॉन टू इंडिया हाउस, और यहां से वो अपनी जो फिलॉसफी है वो लिखने लगे। जैसे जो यहां पे बुक उन्होंने लिखी, इज इंडियन वॉर ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो जब हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि हाँ सावरकर इज द वन जिन्होंने कहा कि दिस इज द नेशनल रिवोल्ट, है ना, कि हाँ दिस इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसा उन्होंने कहा, है ना। तो पहली बार अगर किसी ने क्लियरली इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने कहा है। दूसरा, उनकी यहीं से मुलाकात होती है, यहीं पे मुलाकात होती है मदन लाल ढींगरा जी से, और वो उनके प्रोटीज बन जाते हैं, उनके फॉलोअर बन जाते हैं। मदन लाल ढींगरा या सुनाओ। तो यहां से अब वो जो उनका लिटरेचर है, जो बातें, जैसे ये किताब है, अब ये किताब सर्कुलेट होने लगी जगह जगह जहां भी इंडियंस रहते थे। यही लिटरेचर इंडिया भी आने लग गया, उनके भाई जो है वो सर्कुलेट करने लगे इंडिया में, और ये बातें जो है स्प्रेड होने लगी। अब ये जब गतिविधियां बढ़ने लगी तो ब्रिटिश सरकार थोड़ा सा यहाँ पे चेक करने लगी कि हो क्या रहा है ना। तो यहाँ पे इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया, है ना। सीक्रेटली जो है लोग ढूंढने लगे कि कौन है, क्या लिख रहा है, समथिंग। एंड फाइनली इन 1909, तो 1909 we see कि there was a पुलिस ऑफिसर कर्जन विली, ये पहले आर्मी में थे और यहां पर सीक्रेटली जो है सीक्रेट पुलिस को हेड कर रहे थे और इन्होंने विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ जो है क्या है काफी सारे सबूत जोड़ लिए थे। तो यहां पर इनका असैसिनेशन किया गया। किसने असैसिनेट किया? मदन लाल ढींगरा किल्ड हिम। तो एक जो है ओपन कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसी ओपन कॉन्फ्रेंस में मदन लाल ढींगरा हैड शॉट हिम। या कर्जन विली। तो एक पब्लिक मीटिंग में लंदन में जो है ओपनली उन्होंने उनको शूट कर दिया कि हाँ भाई मैं कोई क्राइम थोड़े कर रहा हूं कि छुप के मारूंगा, राइट है ना, मैं तो देश के लिए लड़ रहा हूं। तो हाँ, तो उन्होंने उनको शूट कर दिया, तो वो पकड़े गए एंड देन ही वाज हैंग, राइट है, उनको सजा सुनाई गई। दूसरा एक और जो है केस हुआ इंडिया में नासिक में देयर वाज अ मजिस्ट्रेट AMT जैक्सन एट नासिक। अब इनको जो है इनको अनंत कन्हरे ने मार दिया, अनंत कन्हरे, क्योंकि ये भी क्या है, ये गणेश सावरकर जी के खिलाफ इन्होंने ट्रायल शुरू कर दिया था।
तो अनंत कनहरे हैड असैसिनेटेड एएमटी जैक्सन। सो नाउ तो अब क्या हुआ कि पुलिस ने सारी जांच पड़ताल करनी शुरू करी, बहुत सारा लिटरेचर मिला, कागजात मिला। अब उसमें सावरकर जी का भी नाम था, विनायक दामोदर सावरकर। सो नाउ ही वाज जो है ही वाज दे ट्राइड कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। वो पहले पेरिस चले गए, लेकिन फिर फ्रांस से बोला गया कि आप इनको हमें एक्स्ट्राडाइट करिए, तो फ्रांस हैड एक्स्ट्राडिटेड। हालांकि विनायक दामोदर सावरकर हैड आस्क्ड फॉर असाइलम, फ्रांस से बोला कि मुझे असाइलम दे दो, शरण दे दो, लेकिन फ्रांस ने मना कर दिया। तो यहां पे विनायक दामोदर सावरकर पकड़े गए और उनको 2 उम्र कैद की सजा सुना दी गई, 2 लाइफ सेंटेंसेस, कुछ 50 साल की उनकी यहां पे सजा सुना दी गई। एंड 1911 में ही वाज सेंड टू अंडमान जेल। अंडमान जेल। देन ही हैड आस्क्ड फॉर मर्सी पिटीशंस, उन्होंने लिखे। भाई 50 साल, देखो अब मर्सी पिटीशन पे काफी बवाल है, आज भी ये डिबेट किया जाता है कि हाँ उन्होंने मर्सी पिटीशन लिखा, अंग्रेजों से माफी मांगा, ऐसा करके। बट अगेन इसमें कई व्यूज हैं। एक व्यू ये भी आप हमें समझना चाहिए कि भाई 50 साल का मतलब ये हो गया कि अब उनका पॉलिटिकल करियर नहीं है, अब यहां से वो क्या और अपने व्यूज स्प्रेड कर सकते हैं? नहीं। क्या देश के और काम आ सकते हैं? नहीं। तो इट इज बेटर कि अगर अंग्रेज किसी तरह उनको यहां पर रिहा कर दें, या अगर अंग्रेज किसी तरह उनको रिहा कर दें, तो इन दैट केस वो निकल के कुछ तो है ना, कि भले क्रांति नहीं तो कुछ और तरीके से ही देश की सेवा कर पाएंगे। तो दैट इज द रीजन की द ओनली वे ही कुड कम बैक टू द पब्लिक लाइफ वाज बाय मर्सी पिटीशन। तो उन्होंने मर्सी पिटीशन वगैरह लिखे। एंड फाइनली इन 1923 ही वाज सेंट टू तो 1922 समवेयर ही वाज सेंट टू रत्नागिरी जेल। रत्नागिरी जेल। तो रत्नागिरी जेल आ गए। एंड देन यहां से वापस जो है उन्होंने अपनी थॉट प्रोसेस, फिलॉसफी यहां पे लिखनी शुरू करी। बट यहां पे नाउ इट्स अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। इसके बाद जो वो बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट हिंदुत्व। तो ये डिफरेंट पॉलिटिकल प्लेन है। नाउ ही इज इनटू ओपन पॉलिटिक्स, हिंदू महासभा से कनेक्ट होंगे, राइट ना। वो गांधी फिलॉसफी के खिलाफ है। एक उन्होंने किताब लिखी है गांधी गंधोल, है ना, कि गांधी जी कंफ्यूज है ऐसा करके, है ना, गांधी गंधोल। एंड लेटर ऑन 1937 में उनको रिलीज किया जाता है। तो ही वाज रिलीज्ड इन 1937। तो बहुत ही लंबी जेल है उनकी। फाइनली ही वाज रिलीज्ड एंड देन वो हिंदू महासभा के जो है प्रेसिडेंट भी बनते हैं। राइट, 1937 में ही हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो खैर ये जो स्टोरी थी, दिस वाज अबाउट विनायक दामोदर सावरकर। ना अब चलते हैं बंगाल की तरफ। बंगाल में भी हमको ऐसा ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यस, बंगाल में भी हमको सिमिलर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बंगाल। या तो बंगाल में क्या था? बंगाल में जिम कल्चर था। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम जिम्स, है ना, कि बहुत सारी जिम बन रही थी। स्पेशली स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि हमको जो है क्या चाहिए, हमें स्टील बॉडी चाहिए, है ना, नर्व्स जो है स्टील की चाहिए, ऐसा करके, है ना, कि जो है एक स्ट्रांग बॉडी चाहिए। तो कहीं ना कहीं 1890s के बाद जो है जो यूथ है वो और ज्यादा इंस्पायर हो गया स्वामी विवेकानंद से। सब कह रहे हम भी बॉडी बनाएंगे, स्ट्रेंथ आएगी। तो जिम जो है कल्चर यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। और इन्हीं जिम्स में से एक बॉडी निकलती है विच इज अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति, तो 1902 में एक बॉडी फॉर्म होती है विच इज अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति। अभी जो अनुशीलन समिति है, टेक्निकली यही जो बॉडी है, यही जो है आपकी क्रांति लेकर आएगी, बंगाल में रेवोल्यूशन लेकर आएगी। यस, तो अनुशीलन समिति। नाउ पीपल एसोसिएटेड ओवर हियर, फाउंडर्स में जो है माना जाता है, इंपॉर्टेंट लीडर्स जो हैं, वन इज सतीश चंद्र, देन देयर इज पी मित्रा, एंड देन देयर इज जतिन बैनर्जी। जतिन बैनर्जी, ये कुछ इनिशियल फाउंडर्स के नाम हैं। बट इसके साथ साथ कुछ और भी नाम हैं जो यहां पे बहुत प्रोमिनेंट हुए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए, लाइक औरोबिंदो घोष। तो औरोबिंदो घोष इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, है ना। तो हाँ, तो ये थोड़ा सा जो है क्या है हमारे लिए इंटरेस्टिंग है कि औरोबिंदो घोष एक्चुअली खाली जो है एक्सट्रीमिस्ट का हिस्सा नहीं है।
वो कहीं ना कहीं जो है सीक्रेट सोसाइटी का भी हिस्सा है, अनुशीलन समिति का भी हिस्सा है, क्रांति का भी हिस्सा है। तो ही इज ओके विद द फोर्स एज वेल। इसीलिए लाल बाल पाल ही कहा गया, लाल बाल पाल के बाद औरबिंदो नहीं कहा गया। रीजन, क्योंकि औरबिंदो सीक्रेट सोसाइटी का भी पार्ट है, वो बहुत हाईलाइट शायद नहीं होना चाहते। तो औरबिंदो घोष, तो औरबिंदो घोष इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस बैंड। एंड इन्होंने एक जो है पैम्पलेट लिखा है विच इज कॉल्ड एज भवानी मंदिर। भवानी मंदिर, उन्होंने एक जो है आइडियल, एक एस्पिरेशनल सोसाइटी की बात करी है कि भवानी मंदिर के नाम से एक सेक्लूडेड जगह पे एक सीक्रेट सोसाइटी है जहां पे लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, वॉलंटियर्स जो यूथ हैं ट्रेन हो रहे हैं और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो भवानी मंदिर का पैम्पलेट किसने लिखा है? औरबिंदो घोष। अब इसी लड़ाई में, इस पूरी लड़ाई को, सीक्रेट वाली सोसाइटी को जो लीड कर रहे हैं वो है उनके भाई बरिंद्र घोष। तो औरबिंदो घोष और दूसरा जो नाम आता है वो इन्हीं के भाई हैं बरिंद्र घोष। तो औरबिंदो घोष ओपन पॉलिटिक्स से मेन लीडर की तरह उभरे, और जो सीक्रेट सोसाइटी है, जो अनुशीलन समिति है, वो बेसिकली उसमें वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर इज बरिंद्र घोष। तो बरिंद्र घोष यहां पे जो है टेकअप कर रहे हैं। बरिंद्र घोष और इनके साथी हैं, उनके साथी हैं यहां पर भूपेंद्र नाथ दत्त। तो भूपेंद्र नाथ दत्त, तो दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सन प्लस भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त इज द ब्रदर ऑफ नरेंद्र नाथ दत्त, यानी कि स्वामी विवेकानंद के भाई हैं। तो एक औरबिंदो घोष के भाई हैं, एक स्वामी विवेकानंद के भाई हैं, और ये दो जो भाई हैं, है ना, ये पूरी तबाही है ना, ये जो है एकदम यहाँ पे जो है लीड कर रहे हैं। दे आर द मेन पीपल ओवर हियर, स्पेशली बरिंद्र घोष। तो बरिंद्र घोष, तो यहाँ पे इन्होंने जो है क्या किया है, कलकत्ता में एक बम बनाने वाला जो है सेटअप भी बना दिया है कि बम बनाएंगे, है ना, कल को जो है अंग्रेजों पे बम फेंकेंगे, है ना, ये सब सेटअप भी बना दिया है। यस, नाउ अदर देन दैट जो है, या तो नाउ दिस मूवमेंट गॉट स्टार्टेड। Now, another thing which happened was कि जब पार्टीशन हुआ, है ना, पार्टीशन हो गया, तो 1906 में अनुशीलन समिति का एक ढाका चैप्टर, रट ढाका में इसकी एक और ब्रांच खोली गई। तो ढाका, तो एक कहानी इधर डेवलप हुई कि ढाका में भी एक अनुशीलन समिति या अनुशीलन समिति का ढाका चैप्टर। And this was led by पुलीन दास। इनफैक्ट ये जो ढाका वाली जो अनुशीलन समिति है, ये कलकत्ता वाली अनुशीलन समिति से ज्यादा खतरनाक है। ये वाली कलकत्ता पे है भाई, राइट ना, दिस वन इज एट कलकत्ता, और ये एक्टिव है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टिविटी दे डिड वाज बारिसाल। तो बाराहाट डकैती है। तो वन ऑफ द फेमस एक्टिविटी वन इज बाराहाट डकैती, एंड देन देयर वाज सम असैसिनेशन इन बारिसाल, जिसमें सारे लोग पकड़े गए थे, और लेटर ऑन इसी के ऊपर केस चला जिसे कहते हैं बारिसाल कॉन्स्पिरेसी केस। ये 1913 में चल रहा था केस, तो बारिसाल कॉन्स्पिरेसी केस। तो ये साइड में ये ढाका वाली समिति अलग मचा रही है। यस, ये भी जो है क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। मीनवाइल 1906 में हम क्या देखेंगे कि 1906 में एक तरफ ढाका अनुशीलन समिति चल रही है, दूसरी तरफ 1906 में तो 1906 एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हाँ ये ढाका अनुशीलन समिति। 1906 में ये जो बरिंद्र घोष और अरविंदो घोष ये जो हैं, दे स्टार्टेड अनदर सोसाइटी विच इज कॉल्ड एज, जो अनुशीलन समिति के अंदर एक और कोर सोसाइटी क्रिएट हो रही है विच इज कॉल्ड एज जुगांतर। अब जुगांतर बेसिकली इन्होंने क्या शुरू किया, एक बेसिकली पत्रिका शुरू की, एक न्यूज़पेपर टाइप शुरू किया है, और इसमें जो अपनी जो सारी बातें हैं, राइट ना, कि हाँ जो है हम जो है रेवोल्यूशन कैसे करेंगे एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे पैम्पलेट्स, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स इस पत्रिका में लिखे जा रहे हैं, युगांतर में लिखे जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही एक्टिव कोर सोसाइटी क्रिएट हो चुकी है। प्लस यही कोर सोसाइटी क्रिएट करेगी माणिकताला ग्रुप, जो कि बम बनाएगा, राइट। बम बनाना क्या हो चुका है, चालू हो चुका है। तो जुगांतर, तो दे हैड ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, वन ऑफ द थिंग्स दे हैड ट्राइड, तो एक इनकी जो एक्टिविटी है वो है रंगपुर डकैती।
या तो वन थिंग विच दे हैड ट्राइड इज कि हाँ, एक तो इन्होंने रंगपुर डकैती ट्राई किया है 1906 में, रंगपुर डकैती। प्लस दे ट्राइड टू असैसिनेट बॉम्बे का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, यानी आज मान लीजिए कि किसी स्टेट का गवर्नर है ना, इतना पावरफुल आदमी, तो हाँ, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, तो बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था जो है, उनका नाम था एंड्रयू फ्रेजर, तो उनको मारने की कोशिश करी, एंड्रयू फ्रेजर अटेम्प्ट किया गया था, राइट है ना, बट सक्सेसफुल नहीं हुआ। और दूसरा दूसरा जो ईस्टर्न साइड का जो है गवर्नर था, उसका नाम था सर फुलर, तो फुलर, तो इनके ऊपर भी क्या किया गया था, अटैक किया गया था। तो दे हैड बेसिकली मेड सच अटेम्प्ट्स, मेड सच ट्राई कि हम लोग क्या करेंगे, अटैक करेंगे। दूसरा दूसरा जो बड़ा बड़ा इवेंट होता है वो होता है 1908 में। सो इन 1908 what they did was कि दो क्रांतिकारी थे, प्रफुल्ला चाकी प्लस खुदीराम बोस। खुदीराम बोस, इनको मारना किसे था, इनको मारना था एक जज था, एक मजिस्ट्रेट था मुजफ्फरपुर का, किंग्स फोर्ट, इसको मारना था। बट इन्होंने इन्होंने जिस जो है एक वैगन जा रहा था उसके ऊपर अटैक करना था, किसी कोच के ऊपर। अब वो जो कोच पे अटैक किया तो उसमें पता चला कि मजिस्ट्रेट नहीं है, एक महिला थी कैनेडी। तो दिस बेसिकली ही वाज सेव्ड, और यहां पे कुछ और ही हो गया। दिस इज कॉल्ड एज कैनेडी मर्डर्स, कैनेडी मर्डर्स। अब कैनेडी मर्डर्स की वजह से क्या हुआ कि हाँ, जो प्रफुल्ला चाकी हैं, तो चाकी शॉट हिमसेल्फ, उन्हें यहां पे रिग्रेट हुआ, उन्होंने खुद ही को गोली मार ली। और जो खुदीराम बोस हैं, खुदीराम बोस वाज अरेस्टेड एंड देन ही वाज एग्जीक्यूटेड, राइट है। तो हाँ, तो ही वाज लेटर ऑन हैंग्ड, यस, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और लेटर ऑन ही वाज हैंग्ड। अब इसके बाद अंग्रेजों को लगा कि नहीं, अब हम लोग को क्रैक डाउन करना होगा, तो नाउ दे स्टार्टेड अरेस्टिंग। अब सारी रिसर्च, सारा इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया एंड दे अरेस्टेड एवरीवन, राइट। हाँ, तो ये जो माणिकतला ग्रुप है, अलीपुर जो ग्रुप है, तो हाँ, तो औरबिंदो घोष भी जो है जेल गए, बरिंद्र घोष भी जो है पकड़े गए, भूपेंद्र नाथ दत्त भी पकड़े गए, सारे लोग यहां पर क्या हो गए, पकड़े गए। तो यहां पे 1908 दिस लेड टू क्रैक डाउन, यस, दिस लेड टू सीवियर क्रैक डाउन, जिसमें औरबिंदो घोष का केस जो था, या तो औरबिंदो का जो केस था, ये औरबिंदो का केस लड़ रहे थे सीआर दास, एंड ये प्रूव नहीं हो पाया, हम लोग ये कल बात कर रहे थे, सीआर दास, तो ही वॉज एक्विटेड। और उसके बाद उन्होंने जो है संन्यास ले लिया, है ना, औरबिंदो आश्रम सेटअप किया। बरिंद्र घोष वॉज गिवन डेथ सेंटेंस, बरिंद्र, तो ही वॉज गिवन डेथ सेंटेंस, बरिंद्र हो गए, उलास्कर दत्त हो गए, तो दे वर गिवन डेथ सेंटेंस एंड लेटर ऑन दिस वाज कम्यूटेड टू लाइफ सेंटेंस, कि नहीं जो है जेल में रहिए। बाद में इनको 1920 में छोड़ दिया गया था, राइट ना। सिमिलरली जो भूपेंद्र नाथ दत्त है, इनको भी आफ्टर सम टाइम 1912-13 के आसपास इनको भी रिलीज कर दिया गया था, राइट ना। तो हाँ, तो ये एकदम से क्या हुआ कि जो मूवमेंट बढ़िया चल रहा था बंगाल में, वो एकदम से यहाँ पे ठप हो चुका है। यस, यहाँ पे एकदम से जो है ये पूरा मूवमेंट ठप हो चुका है। यहाँ पे दो जर्नल्स और हैं, दो पत्रिकाएं और हैं, है ना, जो कि यहाँ पे जो है ये फिलॉसफी प्रीच कर रही थी। एक है संध्या, एक है युगांतर। तो ये युगांतर ही है टेक्निकली, राइट ना, तो यही मैगजीन है जो कहा, तो युगांतर। एक महाराष्ट्र में भी है, काल, राइट, तो काल इज इन महाराष्ट्र। तो ये 1906 के आसपास हम देखेंगे कि हाँ, ये फिलॉसफी प्रीच कर रहे थे। खैर, वापस आते हैं, तो ये 1908 के क्रैकडाउन के बाद, तो 1908 में एक तो तिलक जेल चले गए, तो 6 साल के लिए एक तो वो सन्नाटा हो गया, और दूसरा जो है ये जो सारे क्रांतिकारी थे ये भी जेल चले गए, तो ये भी सन्नाटा हो गया। तो ये भी एकदम यहां पर थोड़ा सा हमें दिखाई दिया कि ठप हो गई है कहानी। बट एक जो कहानी रह गई थी, यहां पे दो लीडर्स अभी भी रह गए थे। एक रह गए थे यहां पर, रास बिहारी बोस। So after this one leader which was left was Rash Bihari Bose. राश बिहारी बोस, है ना। तो ये कहानी आगे लेके जाते हैं। सुनाओ, तो आफ्टर दिस कंटिन्यू कर रहे हैं बंगाल।
बंगाल। तो बाकी तो सारे लीडर चले गए, लेकिन एक जो लीडर रह गए हैं वो है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस हैड मूव्ड टू देहरादून, और यहाँ एक फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट था, उसमें जाके उन्होंने क्लर्क की नौकरी कर ली। अब क्लर्क की नौकरी क्या है, एक डिस्गाइज है कि हाँ लोग समझेंगे क्लर्क है लेकिन अंदर से क्रांतिकारी है ना, जैसे कि गंगाधर और शक्तिमान है ना, कि हाँ गंगाधर ही शक्तिमान है, लोगों को पता ही नहीं है। तो हाँ, तो अब जो है देहरादून में उन्होंने क्या कर दिया, डेरा डाल दिया, और अब इस इलाके में क्या है कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्प्रेड करना चालू करेंगे। या अब इसमें इसमें जो एक अटेम्प्ट उन्होंने किया है दिसंबर 1912 में, तो दिसंबर 1912 में बहुत ही दिल्ली में, दिल्ली में उस समय वाइसरॉय थे चार्ल्स हार्डिंगे। चार्ल्स हार्डिंगे। तो रास बिहारी बोस, तो हम डिस्कस कर रहे हैं रास बिहारी बोस को, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस, तो रास बिहारी बोस हैड मेड असैसिनेशन अटेम्प्ट। अब ये अपने हाथ से उन्होंने नहीं किया है असैसिनेशन अटेम्प्ट, तो हाथी पे कुछ थे, वो चार्ल्स हार्डिंगे बैठे थे। तो इसी समय क्या था, दिल्ली दरबार चल रहा था, तो हाथी पे घूम घाम रहे थे ऐसे, तो हाँ तो जो है कुछ एंटर कर रहे थे कहीं से ये हाथी पे बैठ के, तो पीछे से जो है बम फेंक दिया गया इनके ऊपर। तो बम जो है, बम जो है फेंका था, अटैक जो किया था वो था बसंता कुमार बिस्वास। तो बसंता कुमार बिस्वास एंड देन बिहारी लाल गुप्ता, जो है अवध बिहारी और आमिर चंद। तो यहां पर इसका इसका इंपैक्ट ये हुआ कि बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस चार्ल्स हार्डिंगे तो किसी तरह बच गए, रटना कि हाँ ये जो है यहाँ पे, लेकिन लेकिन जो है ये जो बसंता कुमार विश्वास है, बसंता विश्वास, वो पकड़े गए। राइट, उनके साथ साथ जो है अवध अवध भी आमिर चंद एंड अवध बिहारी, आमिर चंद एंड अवध बिहारी, अवध बिहारी, अवध बिहारी। तो देवर बेसिकली कॉट, एंड फिर उनका क्या होता है, ट्रायल होता है, फाइनली देवर एग्जीक्यूटेड। तो हाँ, तो ये तीनों यहाँ पे मारे गए। हालांकि हालांकि रास बिहारी बोस फिर वापस देहरादून आ गए, वापस क्लर्क बन गए। अगले दिन उन्होंने लोगों को बुलाया और कहा कि भाई देखिए कितना गलत हुआ है ना, कैसे लोग हैं जो जो चार्ल्स हार्डिंगे के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो दिस वाज रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस का फिर अभी अभी जो है और भी कंट्रीब्यूशन है। फिलहाल तो दूसरी इनकी मुलाकात होती है बंगाल में, एक दूसरे लीडर हैं बाघा जतिन। तो बाघा जतिन, तो कुछ फ्लड वगैरह आया था और दोनों लोग जो है लोगों की मदद कर रहे थे, तो उनकी बाघा जतिन से दोस्ती होती है। और बाघा जतिन और जो है रास बिहारी बोस, ये जो नॉर्थ इंडिया है, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, कहीं ना कहीं जो क्रांतिकारी विचार है इधर स्प्रेड करने में इनका योगदान रहा है। नाउ 1915 में क्या होता है, 1915, 1915 में 1915 पता चलता है कि जर्मन सपोर्ट है भाई, जर्मन सपोर्ट, जर्मन आर्म्स आ रहे हैं, कि जर्मनी जो है वो आर्म्स भेज रहा है ना, जर्मन आर्म्स आ रहे हैं, और जर्मन आर्म्स के द्वारा है ना, जर्मन आर्म्स के द्वारा यहां पर क्या है, विद्रोह करना है। दिस इज 1915। अब ये कहानी कनेक्ट करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, बट पहले भी सुन लो खाली कि हाँ ये क्या हो रहा है। तो 1915 में बाघा जतिन और रास बिहारी बोस को यहां पे जो है इंक्लूड किया जाता है। एक और यहीं पे उनके साथी बनते हैं सचिन सान्याल, सचिन सान्याल। तो ये जो तीनों ही हैं, ये तीनों ही 1915 में एक्टिव है। नाउ 1915 में पता चलता है कि जर्मनी से आर्म्स आ रहे हैं, जर्मनी पूरा पैसा सपोर्ट अपोर्ट देने को रेडी है, और करना क्या है कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू करनी है। भारत में जो आर्मी है, इंडियन सिपाही है, उनको भड़काना है और भारत में विद्रोह कर देना है। जैसे कि 1857 की क्रांति थी, ऐसी क्रांति की इंडियन सिपाही फिर से भड़क गए हैं, ऐसा कुछ यहां पर क्रिएट करना है। तो जर्मनी इसको सपोर्ट कर रहा है, और जर्मनी के साथ साथ एक और पार्टी है विच इज गदर, गदर पार्टी, ये उसका प्लान है क्या। तो यहां पर बाघा जतिन जो है, बालासोर करके एक जगह है, बालासोर। तो बालासोर में ये वेट कर रहे थे, बालासोर में वेट कर रहे थे कि हाँ ये आर्म्स वगैरह आएंगे, है ना, और जो है अब इसके आगे की कहानी हम लोग आगे सुनेंगे, है ना। तो हाँ, तो यहाँ पे ये सारे लोग रेडी बैठे हुए हैं, इस पॉइंट पे हम लोग वापस आएंगे। फिलहाल अभी इस पॉइंट को यहीं पे आराम देते हैं। 1915 गदर पढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे क्या हुआ। तो खैर खैर, सो नाउ सो दिस हैपेंड इन बेसिकली जो है बंगाल। नाउ थर्ड एलिमेंट इज पंजाब।
पंजाब। तो बात करते हैं अब पंजाब की। पंजाब, तो पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में ऐसे इंडस नदी जा रही है और ये सतलज नदी जा रही है और बीच में एक नदी है चेनाब। चेनाब। अब इस इलाके में अंग्रेजों ने क्या सेटअप करे हैं? कनाल सेटअप किए हैं। इरिगेशन के लिए क्या खोदे? नहरें खोदी हैं, कनाल खोदे हैं और यहां पे एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। अब समझो इस बात को कि मुद्दा क्या है कि मान लो कोई नदी जा रही है ना? अब इससे दूर ये कोई एरिया है जो कि अनफर्टाइल है, यहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है, तो यहां खेती नहीं हो रही थी। अब आपने यहां पे कनाल नाली खोद दी है, नहर खोद दी है और अब इस इलाके में पानी की व्यवस्था हो गई है, पर यहां पे कोई गांव नहीं है, यहां पे कोई रह नहीं रहा है। तो अब जब यहां पे कोई नहीं रह रहा है तो सरकार चाहेगी, मान लो अंग्रेज चाहेंगे कि हाँ लाहौर से, अमृतसर से, कहीं से भी, जहां पे भी लोग हैं वहां से जनता माइग्रेट करे, है ना? इस इलाके में आप क्या चाहेंगे? माइग्रेशन, या है ना, माइग्रेशन। अब जनता क्यों ही माइग्रेट करेगी भाई, है ना? आपने कनाल खुदवा दिया तो क्या हो गया, है ना? वहां पे जनता तब माइग्रेट करेगी जब सरकार कहेगी कि हम यहां की जमीनें बेच रहे हैं और बहुत ही कम दाम में बेच रहे हैं। अगर आप लोग माइग्रेट करते हैं तो बहुत ही कम दाम में एकड़ों जमीन आप यहां पे खरीद सकते हैं, है ना? और जो है यहाँ पे आके सेटल होइए, खेती करिए, बढ़िया जो है गांव बसाइए। तो अब इस तरीके का यहाँ पे स्कीम चला दिया गया है, जिसमें जिसमें जो है 80% जो जमीन है, 80% इन जनरल अगर मैं कहूं 80% जो जमीन है, लैंड जो है वो पेजेंट्स के लिए है और बाकी जो 20% है, अब इसमें कोई जो है पैसे वाला आदमी है, बड़ा बड़ा स्टेट खरीदना चाहता है तो वो भी खरीद सकता है, या फिर सरकार जो है अपने अपने पुराने सर्वेंट्स को, है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जो रिटायर हो गए हैं, या फिर जो मिलिट्री सर्वेंट्स हैं जो रिटायर हो गए हैं या लेट से हैं भी सर्विस में, उनको यहां पर गिफ्ट देना चाहेगी कि भाई आपकी सेवा के लिए हम आपको यहां पे दे रहे हैं। तो वो लोग भी यहां पे आके क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएंगे। अनुकंपा पे आप कह सकते हैं कि हाँ जो है कंपैशनेट बेसिस पे, या जो है उनको रिवॉर्ड करने के लिए यहां पे जमीनें दी जाएंगी। तो 20% ऐसी जमीनें भी हैं यहाँ पे, है ना? आप पैसा भी लगा सकते हैं, अगर कोई जमींदार है, कोई जो है अमीर आदमी है, तो यहाँ पे पैसा भी लगा सकता है। तो इस तरीके का यहाँ पे प्रोविजन जो है यहाँ पे शुरू हुआ, जिसमें वन ऑफ द सेंटर विच गॉट जो है प्रोमिनेंट वाज लायलपुर। तो एक जो हेडक्वार्टर था चेनाब पे वो था लायलपुर। लायलपुर ऐसा ही बसा था और धीरे धीरे प्रोमिनेंट होने लगेगा। लायलपुर ऐसे ही बसेगा और धीरे धीरे प्रोमिनेंट होने लगेगा। तो ये जो स्कीम चल रही है ना, जो कनाल कॉलोनी सेटलमेंट हो रहे हैं, कॉलोनी, दिस हैपेंड अराउंड 1885 टू 1940। 1885 से 1940 तक ये सिर्फ चलता रहा ना। अब इसमें क्या होता है कि हाँ 1907 के बीच में, 1907 के बीच में कुछ एक्ट आते हैं, करेक्ट है? तो हाँ, तो आइए बात करते हैं। तो हाँ, तो एक पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट आया है 1900 में, पंजाब लैंड कोलोनाइजेशन एक्ट आया है 1907 में, एक दोआब बारी एक्ट आया है आपका 1907 में। अब ये जो एक्ट आ रहे हैं, ये एक्ट क्या कह रहे हैं? ये एक्ट ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, ये जो जमीन है, तो अगर लेट से आप इस 20% में फॉल करते हैं तो एक टाइम के बाद में भी 5 साल की ओनर, 5 साल जो है अगर आपने वहां पर खेती करी तो वो जमीन की ओनरशिप आपकी हो जाएगी। तो ये जो 20% वाली कैटेगरी है, इसमें तो कुछ ओनरशिप का क्लॉज है कि आपकी ओनरशिप रहेगी, लेकिन जो 80% वाली कैटेगरी है, जो किसान पैसा लगा रहा है, दे विल ओनली बी प्रोप्राइटर। और बेसिकली आप कह सकते हैं कि यहां पर सही शब्दों में ओनरशिप इनको नहीं दी जाएगी, यहां पे सरकार ही मालिक रहेगी। एक तो बात ये हो गई जो हमें खल गई कि अच्छा इन लोगों को आप ओनरशिप दे रहे हैं, हमको ओनरशिप नहीं दे रहे, हमारी जमीन हमारी नहीं है। एक तो ये क्लॉज आ गया था इन लॉज में, और दूसरा एक क्लॉज ये भी आ गया कि अगर मान लो किसी की डेथ हो जाती है विदाउट अ नेचुरल सन, अपने बेटे के बिना अगर किसी की डेथ हो जाती है तो सरकार जमीन हड़प लेगी, है ना? अडॉप्टेड सन को नहीं देगी। ये तो बिल्कुल डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया। तो है ना कि हाँ, अडॉप्टेड सन को यहां पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, है ना? अगर नेचुरल सन होगा तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो जनता 1906 1907 में क्या है, भड़क गई है। 1907 में बेसिकली भड़क गई। तो दिस ऑल फाइट स्टार्टेड इन 1907। तो 1907, अब 1907 में जो है जनता किसके पास गई? अब यहां पे लीडर कौन है सबसे बड़ा? लाला लाजपत राय। तो जनता यहां पे जाती है लाला लाजपत राय जी के पास। तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर ओवर हियर इज लाला
लाजपत राय। या प्लस यहीं पे जो है दूसरे जो लीडर हैं वो हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह सरदार भगत सिंह के चाचा हैं, राइट ना, इनके भाई हैं किशन सिंह। तो हाँ, तो जो है अजीत सिंह, तो अजीत सिंह जो है, अजीत सिंह इज द वन हो जो बेसिकली इस पूरी गतिविधि को क्रांति की दिशा देते हैं। तो लोग एकदम जो है उनके साथी बन जाते हैं। यस, तो हियर ही हैड एस्टैब्लिश्ड अ बॉडी कॉल्ड एज भारत माता सोसाइटी। तो वो यहां पे एक बॉडी स्टैब्लिश करते हैं, भारत माता सोसाइटी। दिस इज अ सीक्रेट सोसाइटी कि हम क्रांति लाएंगे। यस, इसी का एक और नाम है अंजुमन, अंजुमन ए मुहिबान ए वतन, अंजुमन ए मुहिबान ए वतन। और ये जो है रेडिकल आइडियाज हैं, जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं, प्रोपोगेट होने लगते हैं, राइट हाँ, लोग इसका हिस्सा बनने लगते हैं। एक उनका न्यूज़पेपर भी है भारत माता ही नाम से, राइट हाँ। तो अब जो है यहाँ पर ही इज द वन हु इज लीडिंग। इसके अलावा भाई परमानंद हैं, लाला हरदयाल भी हैं यहाँ पे, बट ही इज द वन हु इज बेसिकली प्रोमिनेंटली लीडिंग दिस ना। 1907 में एक रैली होती है, 1907 में एक रैली होती है, जहां पर जो है लालपुर में एक रैली होती है, और वहां पर वो एक गाना गाया जाता है, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। और ये जो गाना है वो इतना पॉपुलर हो जाता है, संभाल जट्टा, राइट, लालपुर रैली में हुआ था। गाना लिखा है बांके दयाल जी ने, राइट ना, बांके दयाल। और लोगों में इतना जोश हो गया, जितना जोश आ गया इस गाने को सुन के, है ना, कि पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए, राइट ना। तो हाँ, तो जनता में इतना जोश आ गया कि दे वर लाइक कि हाँ जो है हमें भी ये पगड़ी संभाल जो है हमको ज्वाइन करना है, राइट हाँ, कि पगड़ी संभाल। तो दिस बिकेम यू कैन से काइंड ऑफ अ तकिया कलाम कि हाँ जो है ना, हम भी पगड़ी संभालेंगे, राइट, हम भी पगड़ी संभाल जट्टा में जो है पार्ट बनेंगे। तो नाउ दिस पगड़ी संभाल जट्टा अपने आप में एक सोसाइटी क्रिएट हो गई। तो अब ये भी अजीत सिंह के साथ ही है, ये भी अजीत सिंह के साथ ही है। तो नाउ दिस बिकेम वेरी वेरी प्रोमिनेंट, वेरी पॉपुलर। और अब अंग्रेजों का थोड़ा सा जो है सिंहासन डोलने लगा, तो उन्होंने क्या चालू कर दिया, सप्रेशन चालू कर दिया, और यहां पर अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को जो है डिपोर्ट कर दिया। तो दे बोथ वर सेंट टू, या दे बोथ वर अरेस्टेड। उनको लगा यही दोनों दिक्कत है, तो हाँ, तो दे बोथ वर अरेस्टेड एंड दे वर सेंट टू मैंडले। या बट उसके बाद जब इनको मैंडले भेजा गया, तो यहां जो वायलेंस था वो और भड़क उठा, राइट हाँ, और ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो अंग्रेजों को रियलाइज हुआ कि भाई ये तो जो है गलत है, या है ना, कि ये जो है गलत है, ये अब कंट्रोल से निकल जाएगा। और यहाँ पे लाला लाजपत राय को वापस भेजा गया, अजीत सिंह को भी वापस भेज दिया गया। तो अजीत सिंह यहां से सेल्फ एग्जाइल मोड में चले गए, वो पर्शिया चले गए, और लाला लाजपत राय यहां से यूएसए चले गए। तो लाला लाजपत राय यहां से जो यूएसए गए, तो ये लौटेंगे 1920 के आसपास, राइट है ना। और जो है जो अजीत सिंह यहां से पर्शिया गए, तो वो सीधे आजादी के टाइम लौटेंगे, 1947 में ही विल बी बैक, राइट है ना, मार्च 1947। तो दीज आर दी कंट्रीब्यूटर्स इन पंजाब। दो नाम जो पंजाब में अभी हम और आगे देखेंगे, इनफैक्ट एक नाम आप कहिए तो लाला हरदयाल। अभी ये कहानी और आगे कनेक्ट करते हैं, लाला हरदयाल। चलिए, तो ये पंजाब हो गया। एक छोटी सी कहानी जो है मद्रास प्रोविंस की, मद्रास। तो मद्रास हैड द लीडरशिप ऑफ तो मद्रास हैड फर्स्ट ऑफ ऑल नीलकंठ ब्रह्मचारी, नीलकांता ब्रह्मचारी, और इनके साथ थे वीवीएस अय्यर। वीवीएस अय्यर वॉज कनेक्टेड टू अगेन सावरकर, राइट ना। तो हाँ, तो ही वॉज कनेक्टेड टू विनायक दामोदर सावरकर, राइट, उनसे इंस्पायर्ड थे। तो वीवीएस अय्यर, तो वीवीएस अय्यर और नीलकंठ ब्रह्मचारी जो है यहाँ पे इन्होंने भी क्या एक बॉडी स्टार्ट करी थी, भारत माता एसोसिएशन। तो इनकी भी एक भारत माता एसोसिएशन है, और इसी का एक पार्ट है, इसी में एक लीडर हुए, इसी का एक पार्ट है जो है, जिनका नाम है वीवीएस सॉरी वांचीनाथन अय्यर, वांचीनाथन अय्यर। नाथन अय्यर, तो वांचीनाथन अय्यर हैड किल्ड रॉबर्ट एश।
या तो रॉबर्ट एश करके एक ब्रिटिश जो है डीसी थे, रेटना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, जिनको इन्होंने असासिनेट कर दिया था। वो भी एक रेलवे स्टेशन पे थे, रेलवे स्टेशन पे जो है उतर रहे थे और उनको पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार दी थी। तो उस स्टेशन का नाम ही वांचीनाथन हो गया है। रेटना तो हाँ, तो दिस हैपेंड इन तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली में जो है ये हुआ था। वहीं पे जो है स्टेशन है दैट इज स्टिल कॉल्ड एज वांचीनाथन, या तो वांचीनाथन जंक्शन कहा जाता है उसको, वांचीनाथन 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 या अचिची, राइट ना, जो है या तिरुनेलवेली में है ये, तमिलनाडु में। सो दिस इज समथिंग वी सॉ कि हाँ पूरे भारत में इस तरह का जगह जगह क्या हो रहा है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही हैं। नाउ अब बात करते हैं कि बाहर भी ये जो एक्टिविटीज है इनका इंपैक्ट हमें बाहर भी देखने को मिल रहा है, राइट। तो अब थोड़ा फॉरेन साइड में चलते हैं, इंटरनेशनल साइड में चलते हैं कि बाहर हमको क्या क्या जो है ऐसी गतिविधियां देखने को मिल रही है। सो एक तो हमने ऑलरेडी बात करी लंदन में और पेरिस में, बट दूसरा जो हमको जो है डेवलपमेंट दिखाई देगा वो है अमेरिका में, है ना, रफ रफ एस्टिमेट, राइट है ना। अमेरिका में जो है हमें दिखाई देंगे कि हमारे यहां से बहुत सारे किसान, बहुत सारे जो है यू कैन से आर्मी पर्सनल्स, दे हैड शिफ्टेड टू अमेरिका। और अमेरिका में जो है जाके उन्होंने क्या करी है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है, नॉट ओनली जो है किसान पेजेंट्स एंड ऑल, बट ऑल्सो जो हमारी अनुशीलन समिति थी वहां से भी कुछ लोगों को भेजा गया था एज अ दूत कि वहां जाओ और वहां पे अपने ये आइडियाज प्रोपोगेट करो। तो फ्यू इंपॉर्टेंट नेम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर, तो कनाडा में एक सेंटर है वैंकूवर, वैंकूवर तो वैंकूवर हो गया, देन जो है आपका सियाटल हो गया, then Portland, yeah, and then San Francisco. तो दीज आर सम सेंटर्स, है ना, ये जो आपका वेस्ट कोस्ट है, यहां पे हमारे कुछ सेंटर्स ऐसे बने जो क्रांतिकारी सेंटर बन गए। यहां पे अंग्रेजों के खिलाफ जो है लिटरेचर लिखा जा रहा है, बातें करी जा रही हैं, हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। तो जैसे कि जो है वैंकूवर में हम देखें तो तारकनाथ दास हैड एस्टैब्लिश्ड फ्री हिंदुस्तान, है ना। तो यहां पे तारकनाथ दास he had established फ्री हिंदुस्तान। तो फ्री हिंदुस्तान वगैरह पेपर वगैरह यहां पे चल रहा है, रेडा न्यूज पेपर वगैरह चल रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, ये इंग्लिश में भी छाप रहे हैं, गुरुमुखी में भी छाप रहे हैं। सिमिलरली जीडी कुमार ने स्वदेश सेवक होम बनाया है। तो जीडी कुमार, जैसे कि वहां पे हॉस्टल था वैसे ही यहां पे भी स्वदेश सेवक होम, स्वदेश सेवक होम, सो स्वदेश सेवक होम। तो सिमिलरली सैन फ्रांसिस्को में रामनाथ पुरी करके हैं, उन्होंने सर्कुलर आजादी चालू किया है। और जो क्रांतिकारी आइडियाज हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रोपोगेट हो रहे हैं। तो ये वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न जो है साउथ वेस्टर्न अमेरिका में इस तरह का थॉट प्रोसेस, इस तरह के आइडियाज क्या हैं, यहां पर प्रोपोगेट हो रहे हैं। अब ऐसे में जो है एंट्री होती है लाला हरदयाल की। तो लाला हरदयाल, या तो ये हमने बात कर ली। या तो लाला हरदयाल बाय द वे इज आल्सो कनेक्टेड टू वो जो इंडिया हाउस था जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा वाला, है ना। तो लाला हरदयाल वहां से जो है प्रभावित हैं ऑलरेडी। तो ऑलरेडी एक क्रांतिकारी यू कैन से रुझान वो रखते हैं। अब होता क्या है कि ये जो पोर्टलैंड है, पोर्टलैंड में पहले एक बॉडी चालू होती है 1913 में, विच इज पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। और ये क्या है, जैसा कि बाकी लोग कर रहे हैं यहाँ पे, वैसे ही क्रांतिकारी गतिविधियों की बात हो रही है, हिंदी एसोसिएशन ही बोलते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सन ओवर हियर इज बाबा सोहन सिंह बखना। लाला हरदयाल यहाँ पे आके जनरल सेक्रेटरी बने, पंडित काशीराम मरोली यहाँ पे ट्रेजरर बने। सारा फैक्ट भी नहीं रखना है, बट यस, हाँ। तो वन वॉज पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, यहीं पे एक हेडक्वार्टर सेटअप हुआ सैन फ्रांसिस्को में, राइट ना। तो युगांतर आश्रम, तो यहां पे जो मेन जो है जो सेंटर बनेगा, इनका कोर सेंटर बनेगा, वो है सैन फ्रांसिस्को। अब यही पार्टी धीरे धीरे क्या बन जाएगी, हिंदुस्तान गदर पार्टी बन जाएगी। तो जो गदर पार्टी क्रिएट हो रही है, दिस इज एट सैन फ्रांसिस्को। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्टी क्रिएट हो रही है विच इज गदर पार्टी, and important leader is सोहन सिंह बखना, लाला हरदयाल,
है ना, कम से कम आज के लिए 2 नाम आप जो है ध्यान रखेंगे, लाला हरदयाल। तो अब ये जो है यहाँ पे बॉडी क्रिएट हो चुकी है सैन फ्रांसिस्को में, राइट। हाँ, विच इज जो है विच इज योर गदर पार्टी। तो गदर पार्टी यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब ये जो पार्टी क्रिएट हो रही है, नाउ दिस पार्टी इज बेसिकली राइटिंग लिटरेचर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, कि हाँ जो है अंग्रेजों के खिलाफ अब खुल के जो है बातें हो रही है। अब धीरे धीरे से बहुत सारे लोग जुड़ते गए, बाबा गुरमुख सिंह हो गए, करतार सिंह सरबा, तो करतार सिंह सरबा वेरी फेमस नेम सरबा, और सरबा की उम्र भी बहुत कम है ना, 13 साल के हैं वो, तो उनको बाल जनरल बोलते हैं कि हाँ छोटा बच्चा है, जनरल है ना, जैसे आर्मी जनरल होता है, तो बाल जनरल कहा जा रहा है उनको। रहमत अली शाह है, भाई परमानंद है, तो नाउ दे आर पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। तो हाँ, तो एक हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में स्टैब्लिश हो चुका है, एंड दिस इज ग्रेजुअली बिकमिंग इनटू गदर पार्टी से पूरा क्या हो गया, गदर मूवमेंट ही हो गया। सोहन सिंह बखना, रामचंद्र भगवान सिंह, करतार सिंह सरबा, बरकतुल्ला, भाई परमानंद, ये सारे इसके मेन लीडर्स हैं। यस, एंड ऑब्जेक्टिव इज कि हाँ लोगों तक ये थॉट प्रोसेस से फिलॉसफी पहुंचानी है, एंड खाली फिलॉसफी नहीं, काम भी करने हैं। इन ऑफिशियल्स को असैसिनेट करना है, जो अनपॉपुलर ऑफिशियल्स हैं, रेवोल्यूशनरी और एंटी ब्रिटिश लिटरेचर छापना है, जो इंडियन ट्रूप्स हैं, जो सैनिक हैं, उनको भड़का देना है अंग्रेजों के खिलाफ, आर्म्स का जुगाड़ करना है, रटना, और जो है और इस तरह के कैंपेन वगैरह लॉन्च करने हैं, रटना, रिवोल्ट लेकर आना है सारी कॉलोनीज में एक साथ। तो बहुत ही एम्बिशियस बात है कि ब्रिटिश की जितनी भी कॉलोनीज हैं उसमें एक साथ रिवोल्ट ले आएंगे, है ना, सब जगह आग लगा देंगे, तो ये अंग्रेज भाग खड़े होंगे। तो गदर एक इकलौता रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है फेज 1 में, जो कि आजादी तक दिला सकता है अगर कामयाब हो गया तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो दिस इज बेस्ड ऑन अ वेरी सेकुलर आइडियोलॉजी, ऐसा किसी धर्म के लिए जो है धर्म की तरफ ऐसा कोई झुकाव नहीं है। नॉर्मली हम बाकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं एक धर्म को लेके झुकाव था, बट इसमें बहुत ही सेकुलर आइडियोलॉजी है, कोई ऐसा धर्म के झुकाव नहीं है। तो अब ये जो पेपर लिखा जा रहा है, जैसे वन ऑफ द पेपर दे हैड स्टार्टेड वाज अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, तो अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, है ना, ये इन्होंने छापना शुरू किया। इनका लिटरेचर दुनिया भर की भाषा में छप रहा है, इंग्लिश में छप रहा है, गुरुमुखी, मराठी, उर्दू, और ये दुनिया भर में बांट रहे हैं। रट रहा कि हाँ जो है ये जो पेपर बट रहा है, ये पेपर आपका फिलीपींस भी पहुंच रहा है, सिंगापुर भी पहुंच रहा है, मलेशिया भी पहुंच रहा है, जो है यूरोप में भी घूम रहा है, इंडिया भी आ रहा है। तो अब ये जो थॉट प्रोसेस है, अब ये कहीं ना कहीं जो है इन लोगों ने स्प्रेड कर दिया है, तगड़ा स्प्रेड कर दिया है। तो ये बढ़िया जो है यहां पर ग्रोथ हो रही थी। अब यहां पे 2 इंसिडेंट होते हैं, एक होता कोमागाता मारू इंसिडेंट और एक होता वर्ल्ड वॉर। तो एक चीज हुई कि वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। तो 2 थिंग्स व्हिच हैड ट्रिगर्ड देम वाज कि हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं कि भाई ये जो गदर मूवमेंट था, गदर मूवमेंट है ना, गदर, तो गदर जो है ये सैन फ्रांसिस्को में चालू था। या अब इसमें 2 ट्रिगर हैं। एक ट्रिगर क्या है, एक ट्रिगर है कि 1914 में 1914 2 ट्रिगर हैं। एक है वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगा और दूसरा है कोमागाता मारू इंसिडेंट। तो वर्ल्ड वॉर तो चालू हो जाएगा, ठीक है, कोमागाता मारू इंसिडेंट जो इनका खून खौला देगा। अब ये कोमागाता मारू इंसिडेंट में क्या होता है कि इधर हांगकांग से जो है एक शिप निकलता है, और ये जो शिप है हांगकांग से जो निकला, रटना, इधर घूमता हुआ ये जा रहा है कहां, कनाडा जा रहा है ना। तो इधर ये कनाडा आ रहा है, या कनाडा, लेकिन यहां पे क्या होता है कि इस शिप को क्वारंटीन कर दिया जाता है कि नहीं, आप नहीं उतर सकते। अब इसमें क्या था कि बहुत सारे इंडियंस थे, बहुत सारे सिख थे, हिंदू थे, मुस्लिम्स थे, और यहां पे इसको क्वारंटीन कर दिया गया क्योंकि अंग्रेजों ने इसको ब्लॉक कर दिया। अंग्रेज कह रहे हैं कि नहीं, ये इमिग्रेशन जो है अलाउड मत करो, राइट ना, इसको रोक दिया जाए। तो जैसे कि एक जो है जैसे कि एलियन लॉ एंड लॉ आया था यूएस में कि हाँ इंडियंस जो है जमीन ही नहीं खरीद सकते, तो इसी तरह से अंग्रेज हमको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ ये जो थॉट प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं बाहर ना पहुंचे, कनाडा वगैरह ना पहुंचे। तो ये जो शिप है ये आपका हांगकांग से सेल होते हुए कहां पहुंचा, कनाडा पहुंचा। 376 पैसेंजर हैं इसमें, जिसमें हिंदू भी हैं जो है और मुस्लिम्स भी हैं, 2 मुस्लिम्स हैं, 340 सिख भी हैं, एंड दे वर नॉट अलाउड टू डिसएम्बार्क। तो हाँ, तो 20-24 लोग यहाँ पे कुछ उतरे, बाकी लोगों को इसी में क्वारंटीन कर दिया। अब ये जो अपनी गदर पार्टी है, जो हमारे जो लीडर्स हैं कनाडा में, जो है यूएस में, दे ट्राइड अ लॉट। उन्होंने क्या किया, एक शोर कमेटी बनाई, है ना, एक कमेटी बनाई विच इज कॉल्ड एज शोर कमेटी। पैसे वैसे जुगाड़ किया, सरकार के साथ लॉबी किया, सरकार को समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये सब फेल हो गया। और ये सारे लोगों को वापस जो है क्या हुआ, कैलकाटा भेज दिया गया। तो वापस जो है यही समुद्री रास्ते से जहाज वापस गया,
कैलकाटा में इन लोगों को उतारा गया और जबरदस्ती वहां पे गोली भी चल गई कुछ, तो कुछ लोग मारे भी गए इसमें, और जबरदस्ती ट्रेन में भर भर के इनको जो है पंजाब वापस भेज दिया जाए। तो नाउ दिस वाज वेरी वेरी ह्यूमिलेटिंग। हमको रियलाइज हुआ कि जब हमारे देश में हमारी इज्जत नहीं है तो बाहरी देश में क्या ही इज्जत होगी। तो कहीं ना कहीं अपने देश में इज्जत कमाना जरूरी है, और अपने देश में इज्जत तब होगी जब हम अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे। अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब जो है करतार सिंह सरबा, रघुबर दयाल गुप्ता, बहुत सारे ये जो गदर के लीडर्स थे, ये यहां से निकले इंडिया की तरफ कि चलो भारत। सो नाउ दे हैव मूव्ड टुवर्ड्स इंडिया। क्या? तो यहां से बहुत सारे लीडर्स नाउ दे विल गो टू इंडिया। अब यही रूट से नहीं जाएंगे, नाउ दे विल गो टू इंडिया, जिसमें करतार सिंह सरबा भी है। करतार सिंह प्लस इंडिया में जो ऑलरेडी क्रांतिकारी थे उनसे ये क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो यहां पे ऑलरेडी क्रांतिकारी थे कौन? यहां पे ऑलरेडी क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस, आरबीबी, सचिन सान्याल, प्लस बाघा जतिन। इनसे कनेक्ट करेंगे कि आओ भाई मिलके हम लोग जो है क्या करें, इस जो है इस कॉन्स्पिरेसी को, इस बेसिकली यू कैन से स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाएं। और आइडिया था कि खाली यहां पे नहीं है ना, सिंगापुर वगैरह इन सब जो ब्रिटिश कॉलोनीज है यहां भी हम लोग क्या कर देंगे, रिवोल्ट कर देंगे। इसमें दूसरा फैक्टर क्या निकला कि हरदयाल, क्योंकि यूएस में उनको जो है उनके खिलाफ एक्शन होने लगा, तो हरदयाल हैड मूव्ड टू जर्मनी, बर्लिन। तो हरदयाल पहुंचे बर्लिन। अब बर्लिन में जर्मनी पहुंच गई, क्योंकि जर्मनी ब्रिटेन के खिलाफ है युद्ध में। तो यहां पे जर्मनी से मदद मांगी गई। तो जर्मनी का जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने कहा हाँ भाई मदद कर देंगे, क्या चाहिए भाई, जर्मन आर्म्स चाहिए, आर्म्स वगैरह चाहिए, फंड चाहिए, हाँ पूरा देंगे। तो जर्मन ऑफिस जो है यहां पे हमारे सपोर्ट में आ गया। नाउ दिस कॉन्स्पिरेसी, दिस प्लान इज कॉल्ड एज जिमरमैन प्लान। तो जो बर्लिन का जो प्लान है कि दिस इज कॉल्ड एज जिमरमैन प्लान, कि हाँ अंग्रेजों की कॉलोनीज में इस तरह का जो है विद्रोह करवा दो, तो अंग्रेज एकदम से बैकफुट में आ जाएंगे। दिस इज जिमरमैन प्लान। तो यहां का जो फॉरेन ऑफिस है हमारी मदद के लिए आ गया, और यहीं पे एक कमिटी बनाई गई विच इज इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी या बर्लिन कमिटी। अब इस कमिटी का काम क्या है कि वो बर्लिन की सरकार से, फॉरेन ऑफिस से जो है कोऑर्डिनेट करेगी, है ना। और क्या काम है, और जो है यहां से कोऑर्डिनेट करेगी। तो इस तरीके से जो है ये जो पूरा मूवमेंट है ना, ये क्या होगा, ये आगे लेके जाया जाएगा। अब ये जो इंडिपेंडेंस कमिटी या बर्लिन कमिटी है, इसमें कौन कौन है, इसमें हरदयाल जी हैं, और अब यहां पर आ चुके हैं भूपेंद्र नाथ दत्त, वो भी यहीं पे थे। एंड दूसरे सरोजिनी नायडू के भाई हैं चट्टो, वो भी यही है। तो हाँ, तो चट्टो भी यहीं थे। तो नाउ टुगेदर दे आर लाइक कि हाँ जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। या तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय नाम है, पूरा नाम, राइट, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, और उनको ऐसा चट्टो कहा जाता है, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, और चट्टो कहा गया उनको, चट्टो, है ना। तो ये लोग क्या है कि हाँ ये लोग एक इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बना दी है। ये कमेटी बर्लिन से भी कोऑर्डिनेट करेगी, और इंडिया में जो गतिविधियां हो रही हैं उससे भी कोऑर्डिनेट करेगी, और इधर गदर से भी कोऑर्डिनेट करेगी। सो दिस इज हाउ एक बहुत बढ़िया प्लान यहां पर बना दिया गया है। और जो है डिसाइड हुआ कि अब भाई क्या होगा, अब यहां पर विद्रोह होगा। तो एक इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी या फिर बर्लिन कमेटी हम लोगों ने बात करी कि हाँ जो है इसको करेंगे, और ये एग्जीक्यूशन कब है, फरवरी 1915 में। या तो ये यहां पे प्लान बन चुका है। तो बर्लिन कमेटी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय हैं, भूपेंद्र नाथ जो है दत्त हैं, लाला हरदयाल हैं, और इस प्लान को कहते हैं जिमरमैन प्लान। अब यहां पर कुछ और देशों से, जैसे टर्की उनके साथ है, तो टर्की, अफगानिस्तान, यहां पे इस तरह के कुछ मिशन भेजे गए कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए। तो टर्की मिशन भेजा गया है, काबुल मिशन भेजा गया है, बगदाद, पर्शिया। तो जो काबुल वाला मिशन है, तो काबुल में भेजे गए हैं मोहम्मद बरकतुल्लाह और राजा महेंद्र प्रताप। तो काबुल की सरकार क्या कहेगी कि हाँ भाई यहां पे आप एक अपनी प्रोविजनल सरकार बना लो, कल को अपनी सरकार बनेगी तो उधर शिफ्ट हो जाना। तो जो प्रोविजनल सरकार बनी है, इसमें मोहम्मद बरकतुल्लाह क्या है, हमारे पहले प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, है ना। तो इस प्रोविजनल सरकार के प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं बरकतुल्लाह। तो खैर म्यूटनी चालू हुई। तो सिंगापुर में जो है, तो 15 फरवरी को सिंगापुर में म्यूटनी हो गई,
जो हम लोग प्लान कर रहे थे, बट ये थोड़ा सा प्री मैच्योर हो गई, है ना कि हाँ इसे थोड़ा सा जो है शायद बाद में होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ी प्री मैच्योर थी और अंग्रेजों को हमारे सारे प्लान के बारे में पता चल गया। अंग्रेज अंग्रेज एकदम से सहम गए कि भाई ये क्या ही प्लान था, रटना। अच्छा, इसमें जब प्लान पता चल गया तो धीरे धीरे जो है ये लोग क्या हो गए, हमारे खिलाफ जो है हमको पूरा सप्रेस करने में लग गए। तो ये जो म्यूटनी थी सिंगापुर वाली, इसको भी क्रश कर दिया गया। रटना कि पंजाबी मुस्लिम इन्फेंट्री थी, सिख रेजिमेंट थी यहां पर जिन्होंने विद्रोह कर दिया था, तो दे वर एग्जीक्यूटेड, यस। और उसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पंजाब में एकदम सर्च चालू हो गया। प्लस मैं आपको बता रहा था कि बालासोर, तो बालासोर में आर्म्स आने थे, है ना, जो जर्मन आर्म्स थे वो बालासोर में आने थे और बाघा जतिन इस बालासोर पे आर्म्स का वेट कर रहे थे। बट यहीं पर पुलिस ने उनको जो है स्पॉट कर दिया और देन इस जो है मुठभेड़ में, है ना, ही बेसिकली डाइड, है ना, उनको गोली लग गई एंड ही डाइड। तो बाघा जतिन बेसिकली डाइड बिकॉज ऑफ दिस। या सिमिलरली सचिन सान्याल पकड़े गए एंड ही वाज सेंट टू सेलुलर जेल, तो ही डाइड, ये सेलुलर जेल चले गए। एंड रह गए रास बिहारी बोस ने फिर से भेष बदला अपना, वो रविन्द्रनाथ टैगोर के कोई रिश्तेदार बन गए और इंडिया से निकल गए और पहुंच गए जापान, सॉरी गलत जगह लिया है मैं, हाँ जापान पहुंच गए, जापान। वहीं पे जाके उन्होंने शादी कर ली, राइट ना। एक जो है बेकरी थी, है ना, तो बेकरी के हेड की डॉटर से उन्होंने वहां पे शादी कर ली, वहीं पे सेटल हो गए। बट क्या इसका मतलब उनका करियर खत्म हो गया? नहीं। अभी हम देखेंगे बाद में जो है सेकेंड लास्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे उन्होंने आईएनए की स्थापना, जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए जो है उसकी स्थापना में उनका योगदान है। और फिर यहीं पर जो है सुभाष चंद्र बोस आएंगे, तो रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस, तो रास बिहारी बोस उनको हैंड ओवर करेंगे। ये कहानी हम लोग सेकेंड लास्ट चैप्टर में कनेक्ट करेंगे। खैर तो हाँ, तो रास बिहारी बोस माने जाते हैं कि ही इज द मोस्ट डेंजरस रेवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया। भारत का अगर कोई सबसे खतरनाक क्रांतिकारी है तो वो है रास बिहारी बोस। क्यों? कभी पकड़े ही नहीं गए और हर जगह इन्वॉल्व थे, राइट। इनिशियली जो है बंगाल में भी इन्वॉल्व थे, हर्डिंग को मारने में भी इन्वॉल्व थे, राइट ना, असैसिनेशन अटेम्प्ट का पार्ट थे वो। और उसके बाद जो है इधर भी इन्वॉल्व थे, फिर आगे जाके वहां इंडिपेंडेंस कमेटी वगैरह भी बना रहे हैं। तो इनको माना जाता है कि ही इज द मोस्ट डेंजरस रेवोल्यूशनरी, है ना, क्रांतिकारी। जो सीक्रेट सोसाइटी या सीक्रेट रेवोल्यूशनरी वही है जो कभी पकड़ा ही ना जाए, तो इसीलिए कभी पकड़े नहीं गए। तो सबसे खतरनाक क्रांतिकारी माने जाते हैं रास बिहारी बोस। या प्लस ये जो बाकी जो लोग थे, है ना, जो यहाँ पे पकड़े गए, उनके खिलाफ सरकार ने जो है सप्रेस किया। यस, तो दे ऑल वर ट्राइड एंड सरकार ने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है एग्जीक्यूट किया, हैंग किया, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया। तो कुछ 300 समथिंग लोग यहाँ पर पकड़े गए थे। तो खैर, तो दिस हैज कंप्लीटली सप्रेस्ड द होल, यू कैन से फेज 1। दिस वाज द एंड ऑफ फेज 1, है ना। तो समझो इसको थोड़ा टाइमलाइन पे जो है समराइज करते हैं। टाइमलाइन भी ज्यादा ही बन रही है ना, क्रांतिकारियों का खून है। तो एक हमने देखा कि हाँ 1905 के आसपास, 1905 के आसपास हम देख रहे हैं कि हाँ एक तो सावरकर जी एक्टिव हैं और दूसरा अनुशीलन समिति की हम बात कर रहे थे। तीसरा हम बात कर रहे थे कि हाँ पंजाब भी 1907 के आसपास, पंजाब, अजीत सिंह एंड पंजाब, ये हमने डिस्कशन किया, या है ना। अब ये जो अनुशीलन समिति है ये कहीं ना कहीं जो है 1908 तक आते आते, रफली अगर हम 1908 पकड़ लें तो 1908 तक आते आते कहीं ना कहीं जो है अनुशीलन समिति यहां पे सब लोग पकड़े गए एंड अजीत सिंह भी चले गए। एंड सिमिलरली सावरकर भी आप कह सकते हैं कि 1909 तक या 1910 तक, 1910 तक कह लीजिए, या ही वाज आल्सो कॉट। कि हाँ, तो ये एक जो है दौर चला था। फिर हमने बात करी थी कि हाँ 1912 में हम लोगों ने बात करी कि भाई जो है चार्ल्स हार्डिंगे के ऊपर जो है असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। और फिर हम बात कर रहे थे कि भाई एक 1915 में हमारा एक जो सबसे बड़ा मूवमेंट हुआ है वो गदर है, गदर, तो जिसमें गदर पार्टी का योगदान है, जिसमें बर्लिन कमेटी का योगदान है, जिमरमैन प्लान, और जिसमें हमारे जो इंडियन क्रांतिकारी हैं रास बिहारी बोस,
रास बिहारी बोस और जो है बाघा जतिन और सचिन सान्याल है ना, इनका हमने कंट्रीब्यूशन देखा, दो इट वाज सप्रेस्ड। तो दिस इज द टोटल फेज वन। अगर आप देखें कि हाँ ये जो आपका यू कैन से दौर है 1900 से लेके 1915 तक, आप कह सकते हैं 1900 से हल्का हल्का शुरू हुआ और 1915 तक, तो 1905 से 1915 के बीच में एक्टिव हमें ये रोल दिखाई देता है। एंड दिस इज योर फेज वन ऑफ द रेवोल्यूशन, राइट। तो ये फेज वन की हम लोगों ने कहानी समझी। अब बात करते हैं फेज टू में क्या हुआ। तो फेज टू में वापस टाइमलाइन पे आते हैं। तो फेज टू की जो कहानी है ये बेसिकली चालू होती है 1920 के आसपास, 1919-1920 में, जहां पर गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, पहले तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट होगा और फिर 1922 में 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी कॉल ऑफ कर देंगे। या तो 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया। यहां से एक दूसरा फेज चालू होता है विच इज फेज टू। तो ये जो 1920s का फेज है, यहां पे हमें अपने दोबारा क्रांतिकारियों की वापसी दिखाई देगी। आइए समझते हैं कैसे। तो वापस मैं आपको पिछली वाली टाइमलाइन पे लेके चलता हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ ये गदर जो मूवमेंट था, है ना, गदर मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया था। अच्छा, एक और बात कि गदर मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए सरकार यहां पर एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आई थी, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। तो ना, तो या डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1915। तो 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया हुआ था, जिसकी वजह से जो है सबको सप्रेस किया गया था, है ना, जिसको यूज करके। ना अब हमें याद आया कि 1919 में राजा की एक चिट्ठी आई थी 1919, एक रॉयल क्लेमेंसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ साथ हम लोग एक और डिस्कशन कर रहे थे विच वाज रॉयल क्लेमेंसी। रॉयल क्लेमेंसी। अब रॉयल क्लेमेंसी में क्या हो रहा था कि रॉयल क्लेमेंसी में राजा ने कहा कि जो भी क्रांतिकारी वगैरह हैं या जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा कर दिया जाए, एक नई शुरुआत करते हैं, है ना, कि एक नई शुरुआत यहां से करते हैं कि इनको रिलीज कर दिया जाए। तो लॉट ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर जैसे कि सचिन सान्याल जेल में थे, उनको रिहा कर दिया गया। मीनवाइल गांधी और सीआर दास, गांधी एंड सीआर दास हैड गॉन टू जेल टू मीट देम, राइट। तो गांधी जी जो है क्या है कि हाँ गए थे, गांधी जी सीआर दास गए थे क्रांतिकारियों से मिलने जेल में, और गांधी जी ने सारे क्रांतिकारियों को समझाया कि भाई जिनसे भी मुलाकात हुई उनको समझाया कि भाई ऐसा है, आप जो है आप ये क्रांति का रास्ता छोड़ दीजिए और जो है हमारे साथ जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, जो मूवमेंट है, उसमें जो है भागीदार बनिए, ऐसा करके उन्होंने समझाया। तो यहां पर उन्होंने सारे रेवोल्यूशनरीज को इनवाइट किया था, अनुशीलन समिति हो गया, जुगांतर पार्टी हो गया, ये सारे लोगों को इनवाइट किया था कि आप जो है हमारे साथ मेन स्ट्रीम जो मूवमेंट है उसका हिस्सा बनिए। एंड मोस्ट ऑफ देम हैड एग्रीड एज वेल कि चलो ठीक है भाई, एक नया एक नई शुरुआत है, तो यहां से एक नई चीज जो है ट्राई करते हैं, है ना। तो हाँ, तो यहाँ पे जो है ये लोग जो है एग्री कर जाते हैं। सचिन सान्याल एग्री नहीं करते बट मोस्ट ऑफ देम एग्रीड। तो जब गांधी जी 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू करते हैं, है ना, पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो नॉन कोऑपरेशन। तो ये जो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी भी इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं। राइट में कि हाँ सारा जो रेवोल्यूशन वायलेंस छोड़ के कहते हैं कि ठीक है हम गांधी जी के साथ हैं, तो गांधी जी का यहां पे वो साथ देते हैं। यस, यहां से कहानी हम शुरू करते हैं। तब वो रिहा हो चुके हैं और गांधी जी के साथ आ चुके हैं। तब जब वो यहां पे गांधी जी के साथ हैं तो बढ़िया चल रहा है मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ही बढ़िया चल रहा था। अब होता क्या है कि हाँ इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 1922 में एक कांड होता है विच इज चौरी चौरा। तो चौरी चौरा कांड की वजह से 1922 में गांधी जी क्या करेंगे, इसको कॉल ऑफ कर देंगे। 1922 फरवरी के आसपास जो है गांधी जी ने कहा कि भाई कॉल ऑफ, तो ये मूवमेंट कॉल ऑफ हो गया, ये मूवमेंट यहां पे खत्म हो गया। अब ये जो रेवोल्यूशनरीज यहाँ पे इसका हिस्सा बने थे, दे वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि हम भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के, पूरा रेवोल्यूशन वगैरह हम छोड़ छाड़ के आपके यहाँ पे साथ में आ गए और जो है आपने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। राइट ना, ये क्या ही बात होती है, कैसे ही सही है ये। तो दे वर वेरी वेरी यू कैन से अनसेटिस्फाइड। और 1922 का जो सेशन है, कांग्रेस सेशन, तो 1922 में है ना, दिसंबर 1922 गया सेशन है, गया सेशन। तो ये गया सेशन में गए सारे लोग, राइट ना। तो हाँ, तो राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह भी गए यहां पे,
एंड दे हैड क्रिटिसाइज कि भाई क्यों ही कॉल ऑफ किया आपने, यहाँ पे कॉल ऑफ करने का क्या ही सेंस बन रहा है, आपने क्यों कॉल ऑफ किया। तो दे हैड क्रिटिसाइज एंड देन दे हैड डिसाइडेड कि हम लोग अपनी क्रांति की जो है दिशा में वापस चले जाएंगे, हम वापस यहाँ पे रेवोल्यूशन शुरू करेंगे। अच्छा, 1920 का जो दौर है, 1920 के दौर में कुछ और फिलॉसफीज भी आ चुकी हैं। जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि 1920s इज ऑल्सो द एरा ऑफ सोशलिज्म। अभी रिसेंटली जो है क्या हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, और एक नया थॉट प्रोसेस उफान मार रहा है, सोशलिज्म। 1920 में 1920s में सोशलिज्म बड़ा रोमांटिक सा जो है थॉट प्रोसेस है। मैक्सिमम लीडर्स जो 1920s में हमें दिखाई देंगे, मैक्सिमम मतलब बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर्स वो हमें सुनाई देंगे कि हाँ वो सोशलिस्ट हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जैसे कि भगत सिंह, ये सारे के सारे लीडर्स क्या हैं, ये सोशलिस्ट लीडर्स हैं। सुनाओ, तो सोशलिज्म कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट फिलॉसफी जो है बन के उभरेगा इन 1920s। ना इसके अलावा कुछ यहाँ पे जर्नल लिखे जा रहे हैं जो बहुत इंसाइट कर रहे हैं, एकदम से जो है खून खौला दे रहे हैं, जैसे कि आत्मशक्ति। राइट, तो देयर आर सम जर्नल्स एज वेल जो कि लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, जैसे आत्मशक्ति, बिजली, सारथी या सारथी। और यहीं पे कुछ नॉवेल्स आई हैं। एक नॉवेल सचिन सान्याल ने जेल में लिखी थी, बंदी जीवन। तो बंदी जीवन ऑफ सचिन सान्याल। अब उनका जो अंडमान निकोबार जो है, अंडमान की जेल में जो उनका एक्सपीरियंस है वो उसमें लिखा हुआ है। अब इसको पढ़ के लोग एकदम जो है नाराज हो रहे हैं कि हाँ अंग्रेज ऐसे कैसे कर सकते हैं, सचिन सान्याल। एक और नॉवल यहाँ पे पॉपुलर हो रही है, विच इज पाथेर दबी। तो पाथेर दबी इज रिटन बाय शरद चंद्र चैटर्जी। शरद चंद्र चैटर्जी की बहुत सारी नॉवेल्स जो है वो फेमस हैं, आज भी फेमस हैं। इनकी एक बहुत फेमस नॉवल है देवदास। तो कहीं ना कहीं हवा में ये बातें भी चल रही हैं। पाथेर दबी इज ऑल्सो अबाउट अ सीक्रेट सोसाइटी, जिसमें एक हीरो है सब्यसाची, एंड वो हीरो जो है वो एकदम नदी पार कर जाता है। राइट ना, एकदम मस्कुलर आदमी है, 10 लोगों की पिटाई एक साथ कर सकता है। तो एक हीरो की कहानी है, तो बड़ी इंस्पायरिंग सी कहानी, बहुत इंस्पायरिंग सी कहानी है पाथेर दबी। तो ये जो फिलॉसफीज है ये हमारे यूथ को क्या है, इंस्पायर भी कर रही है। और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, जो गांधी जी से उम्मीद थी कि हाँ जो है यहाँ पे हमें स्वराज मिल जाएगा, राइट, एकदम से जो है सब कुछ सॉल्व हो जाने वाला है, वो भी कॉल ऑफ कर दिया गया था। तो यहां पर यूथ अब फिर से अट्रैक्ट हो रहा है किस तरफ, अब वो फिर से अट्रैक्ट हो रहा है रेवोल्यूशन की तरफ। सुनाओ, तो अभी जो रेवोल्यूशनरीज हैं 1924 के अक्टूबर में, तो अब हमें नॉर्थ इंडिया अफेक्टेड दिखाई देगा। 1924 के अक्टूबर में वी फाइंड कि हाँ इनकी वापसी हो रही है, और एक बॉडी यहां पर स्टैब्लिश करी जाएगी विच इज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो एक बॉडी स्टैब्लिश होगी विच इज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन है? सचिन सान्याल है, रटना सचिन सान्याल है, योगेश चंद्र चटर्जी हैं, और बिस्मिल हैं, और चंद्रशेखर आजाद भी हैं। एंड दिस इज एक्टिव इन नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार, पंजाब। एंड यहां पे ये लोग क्या ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं कि हमें इस कॉलोनियल गवर्नमेंट को भगा देना है, रटना आर्म्ड रेवोल्यूशन करना है, उसके द्वारा अंग्रेजों को भगा देंगे, और उसके बाद एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया स्थापित करेंगे, जहां पर यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी होगा, हर किसी को वोटिंग राइट होगा। तो एक यहां पर ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या हो गया है, स्थापित हो गया है। इंपॉर्टेंट नेम्स आर सचिन सान्याल, बिस्मिल, सान्याल एंड चंद्रशेखर आजाद। ना अब इनका जो एक जो है यहाँ पे एक इनिशिएटिव है विच इज काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी रॉबरी। तो काकोरी में ये लोग एक ट्रेन लूटने निकले कि हाँ अंग्रेजों की लूट है, अंग्रेजों का ट्रेन है, इसको लूट लेते हैं। रटना इन्हीं का, भाई सरकार का जनता का ही पैसा जो इन लोगों ने लूटा हुआ है, तो हम लुटेरों से लूट लेते हैं ना, तो हाँ तो जो है उनसे लूटना था। तो इन्होंने काकोरी, लखनऊ के पास एक जगह है, वहां पे इस ट्रेन को लूटने का पूरा प्रोग्राम बनाया। ये अगस्त 1925 की बात है। तो अगस्त 1925 में ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई, रना काकोरी रॉबरी हुई, और जिसमें अंग्रेजों ने इसके खिलाफ पूरी मुहिम छेड़ दी। और ये जो हमारे सारे लीडर्स थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, रटना, इन्होंने जो है कंडक्ट किया था। एंड अ लॉट ऑफ देम वर अरेस्टेड। तो गवर्नमेंट क्रैकडाउन में काफी लोग अरेस्ट हुए, और बिस्मिल, अशफाकुल्ला,
राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, देवर ऑल्सो जो है देवर ऑल्सो एग्जीक्यूटेड, है ना। तो चार जो है हैंग्ड बेसिकली, है ना, चार जो है यहाँ पे हमारे बड़े रेवोल्यूशनरी, बड़ा नाम है ना, हमने यहाँ पे लूज आउट कर दिया। तो ये जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी है, तो 1924 में ये चीज चालू हुई और 1925 में ये काकोरी रॉबरी के चक्कर में हमारे बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे हमने गंवा दिए। यस, तो ये एकदम से सेटबैक, तुरंत ही साल भर के अंदर सेटबैक लग गया। बाय द वे, मीनवाइल देयर इज भगत सिंह एज वेल। भगत सिंह एक्टिव है पंजाब साइड में, और भगत सिंह का इस समय जो 1926 का जो दौर है, भगत सिंह भी फोकस कर रहे हैं ओपन पॉलिटिक्स में कि हाँ जो स्टूडेंट हैं तो नौजवान भारत सभा वगैरह यहाँ पे स्थापित करेंगे, है ना। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा स्थापित किया है। कि स्टूडेंट को रेवोल्यूशन की तरफ ना लाके, वायलेंस की तरफ ना लाके ओपन पॉलिटिक्स की तरफ लाया जाए। तो नौजवान भारत सभा वगैरह की उन्होंने जो है स्थापना करी है, लाहौर स्टूडेंट यूनियन वगैरह की उन्होंने स्थापना करी है। तो दो बॉडीज है, नौजवान भारत सभा प्लस एक और बॉडी स्टैब्लिश करी है, लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन। और ये जो एचआरए जो है डिफंक्ट हो गई थी, जो है साइडलाइन हो गई थी, इसको रिवाइटलाइज किया गया 1928 में। तो 3 साल बाद इसको रिवाइटलाइज किया गया 1928। अब 1928 में फिरोज शाह कोटला में एक यादगार जो है मीटिंग हुई। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में मीटिंग हुई और यहां पर इसको री एनर्जाइज किया गया और बोला गया कि आज से एचआरए नहीं, आज से एचएसआरए होगा। एचएसआरए क्या है कि इसमें सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया। अब ये सोशलिस्ट के पीछे जो है क्या है, भगत सिंह हैं, सोशलिस्ट हैं, और भी जो है लीडर्स हैं सोशलिस्ट हैं, बट हाँ भगत सिंह यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ आजाद, चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि वही सीनियर लीडर है। बट इसके अलावा भगत सिंह है ना, यूथ में भगत सिंह भी है, राइट ना। देन भगवती जो है भगत सिंह है, सुखदेव है, भगवती चरण वोहरा है, विजय सिन्हा है। तो अब ये यहाँ पे क्या बन चुका है, एचएसआरए बन चुका है इन 1928। अब 1928 में एक और चीज चल रही है। 1928 में साइमन कमीशन आया हुआ है और माहौल है साइमन गो बैक का। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है साइमन कमीशन को, कोई मिलना नहीं चाहता। अभी मेन स्ट्रीम वाली कहानी पे हम लोग वापस आएंगे अगले चैप्टर में। तो खैर, तो हाँ, तो फिलहाल ऐसा बैकग्राउंड में चल रहा है कि साइमन गो बैक चल रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो ये जो 1928 का दौर है, ये साइमन गो बैक का दौर है, राइट ना, कि साइमन गो बैक, जाओ वापस जाओ, राइट ना। तो हाँ, तो साइमन गो बैक चल रहा है। अब इसी में एक दुखद घटना ये होती है कि लाला लाजपत राय लाहौर में ये साइमन गो बैक वाला जो रैली था इसको लीड कर रहे थे और उस पर लाठीचार्ज हो गया। अब जब लाठीचार्ज हुआ तो जो है लाला लाजपत राय को बहुत चोटें लगी, है ना। ये जो है नवंबर के आसपास की बात है। तो लाला लाजपत राय को काफी चोटें लगी एंड जो है लाला लाजपत राय बेसिकली सकम्ड टू डेथ, कि उस चोटों के चक्कर में जो है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब लाला लाजपत राय लाहौर से पंजाबी लीडर हैं और भगत सिंह भी जो है पंजाबी लीडर हैं। तो कहीं ना कहीं ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर फॉर भगत सिंह, है ना। अब ऐसा भी नहीं खाली भगत सिंह के लिए लीडर है, वो भारत के बहुत बड़े लीडर है लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय की जो यहाँ पे डेथ है, दिस हैड समथिंग व्हिच हैज ट्रिगर्ड एचएसआरए अगेन। मोस्टली दे हैड लेफ्ट द पाथ ऑफ वायलेंस, है ना, वायलेंस नहीं करने के मूड में थे। लेकिन अब जब भगत सिंह जब यहाँ पे लाला लाजपत राय की डेथ होती है तो डिसाइड होता है कि नहीं, एक आम कांस्टेबलरी, एक आम पुलिस वाला कैसे हमारे भारत के सबसे बड़े लीडर पे हाथ उठा सकता है, राइट, कैसे मार सकता है। तो यहाँ पर फिर से एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, फिर से जो है हमें इन जो है लाला लाजपत राय की डेथ को एवेंज करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर डिसाइड होता है कि हम इस पुलिस वाले को मार देंगे। तो जो सुपरिटेंडेंट था उसका नाम था जेम्स स्कॉट, उसको मारने का यहाँ पे प्रोग्राम बना। लेकिन जेम्स स्कॉट क्या हो गया कि छुप गया, है ना, जाके मेस में टेबल के नीचे बैठ गया हो कि हाँ मैं निकलूंगा ही नहीं, बाहर निकलूंगा लोग मार देंगे। तो फाइनली दे हैड किल्ड द ऑफिसर इंचार्ज जो था वहां पे, उसको मारा। तो सॉन्डर्स को मार दिया यहाँ पे। तो दिस इज इन दिसंबर 1928 दे कमिटेड सॉन्डर्स मर्डर। सॉन्डर्स मर्डर, तो हाँ, तो एचआरए और उसके बाद भगत सिंह, आजाद जो है, सुखदेव और शिवराम राजगुरु, दे हैड बेसिकली कंडक्टेड, दे हैड किल्ड जॉन सॉन्डर्स, राइट ना। देन जो है वो दुर्गा भाभी भगवती चरण वोहरा की वाइफ है, वो उनको यहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड करती हैं एंड दे हैड एस्केप्ड। तो यहाँ पे जो है दे वर नॉट कॉट,
ना उसके बाद उन्होंने एक पैम्पलेट भी इशू किया कि हाँ भाई जो है दो हमने एक इंसान को मारा है, इंसान को मारना वैसे तो गलत है, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई कैसे ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन की जो दहलीज है वो खून मांगती है, ऐसा लिखा इन्होंने यहाँ पे। तो दिस इज साइन बाय बलराज। बलराज एक्चुअली पेन नेम है चंद्रशेखर आजाद का, है ना। टायरेंट गवर्नमेंट बी वेयर, है ना, चौक जो है अवेयर हो जाओ, बिवेयर हो जाओ, है ना, जो है सावधान हो जाओ, हम लोग आ गए हैं, ऐसा करके इन्होंने यहाँ पे पैम्पलेट भी जारी किया ना। अब इसके बाद एक दूसरा दूसरा जो है एक बिल डिस्कशन चल रहा था असेंबली में, विच वाज अगेंस्ट सोशलिस्ट लीडर्स। तो पब्लिक सेफ्टी बिल पे डिस्कशन चल रहा था, और यहां पे हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है असेंबली में एक बम फोड़ देते हैं। तो यहां पर जो एचएसआरए बॉडी है कि हम बताना चाहते हैं कि हमारी फिलॉसफी क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, हम लोगों में नेशनलिज्म जगाना चाहते हैं, अपनी फिलॉसफी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग असेंबली में, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें बम फेंक देंगे, है ना। बम फेंकने के बाद हम वहीं पे अरेस्ट हो जाएंगे, और उसके बाद जो है कोर्ट का जो माहौल है हम लोग उसे यूटिलाइज करेंगे अपनी फिलॉसफी बताने के लिए। हमें प्रेस कवरेज मिलेगा, और ये सारी बातें प्रेस में डिस्कशन हो गया, और जब ये बातें लोगों तक पहुंचेगी तो लोग जागेंगे, जनता जाग जाएगी। तो फॉर दिस पर्पस दे हैड जो है अप्रैल 1929 में, तो अनदर एक्ट इज अप्रैल 1929, दे हैड थ्रोन बॉम्ब तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में बॉम्ब फेंक दिया है। किसने? भगवती या तो बॉम्ब फेंक दिया। तो ये दो बिल थे, पब्लिक सेफ्टी बिल था और ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। आइडिया है कि हाँ टू मेक डेफ हियर। अभी जो है जो बॉम्ब जो फेंका है वो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, तो दिस इज भगत सिंह प्लस बटुकेश्वर दत्त। इस बॉम्ब से किसी को मारा नहीं है, खाली आवाज, टू मेक डेफ हियर, कि हाँ बहरों को सुनाना है ना, अपनी बात सुनानी है। तो यहां पे वो अरेस्ट हो गए, और उसके बाद जो है उनका ट्रायल हुआ। अब जब ट्रायल हुआ तो पिछले केसेस भी खुले। तो दिस इज कॉल्ड एज लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस यहां पर रन हुआ। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। अब जेल में भी ऐसा नहीं कि भगत सिंह ने लड़ाई छोड़ दी है, जेल में भी जो है भगत सिंह जो है जेल में भी ये जो केस है, तो जेल में भी, बिकॉज जो जेल की कंडीशन थी बहुत खराब थी, अनहाइजीनिक सी थी, गंदगी बहुत थी, खाना अच्छा नहीं था। तो उनका कहना था कि भाई हम पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, कोई क्रिमिनल लोग तो नहीं है, है ना। जब जो है पॉलिटिकल प्रिजनर है तो हमारा खाना अलग होना चाहिए, हमारी सुविधाएं अलग होनी चाहिए, हमें न्यूज़पेपर मिलना चाहिए, 2 न्यूज़पेपर मिलना चाहिए, राइट ना, जो है दूध मिलना चाहिए, तो हमारी डाइट बेटर होनी चाहिए, ऐसा करके यहां पे इन्होंने डिमांड करी। एंड दे हैड गॉन ऑन दी हंगर स्ट्राइक। तो 64 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद वन ऑफ द लीडर वी हैड लॉस्ट वाज जतिन दास। तो जतिन दास डाइड। अब लोगों में जैसे जैसे ये बातें पता चल रही हैं, लोगों के जो है पब्लिक डोमेन में आ रही है, लोग और भी इंस्पायर हो रहे हैं, उनको और भी अच्छा लग रहा है कि हमारा यूथ, हमारे बच्चे, हमारे लीडर्स जो है किस तरीके से लीड कर रहे हैं। या तो फाइनली प्लस जेल में उन्होंने और भी बातें रखी कि हाँ भाई जो है जैसे एक बार उनके फादर जो है, एक फादर ने उनकी मर्सी पिटीशन रखी, है ना, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी कि मेरा बेटा छोटा है, उसे माफ कर दिया जाए। तो उन्होंने दूसरी एक चिट्ठी लिखी अपने फादर को, जिसमें ही हैड बेसिकली जो है टोल्ड हिज फादर कि भाई ये जो आपने किया बहुत गलत किया, लोगों को लगेगा मैं डर गया, लोगों को लगेगा कि जो है मैं माफी मांग रहा हूं, है ना, ऐसा मैंने कुछ गलत नहीं किया कि मैं माफी मांगू। तो आप जो है इस चिट्ठी को पब्लिश करिए और लोगों को बताइए कि हाँ इसमें मेरा हाथ नहीं है, मैं कोई माफी नहीं मांग रहा हूं भाई, है ना, ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं जिसके लिए माफी मांगू। So yes, तो all these things basically continued over here. In fact, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल उन्होंने यहां लिखा, which is why am I an atheist, कि मैं एथिस्ट क्यों हूं। तो डेथ से पहले, है ना, जब फाइनली उनको फांसी देनी हुई, तो बिफोर द लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि भाई अगर आपको किसी रिलीजियस हेड से मिलना है, किसी पंडित जी से मिलना है, राइट, आप कुछ पश्चाताप करना चाहते हैं तो बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी रिलीजियस हेड से नहीं मिलना चाहता हूं। तो जो इनके सेलमेट्स थे उन्होंने कहा कि लगता है भगत सिंह में थोड़ा घमंड आ गया है ना, भगवान को भी नहीं मांग रहे हैं, ऐसा जो है उन्होंने कहा।
तो फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन करते हुए अपनी एथिज्म के बारे में लिखा कि हाँ मैं क्यों एथिस्ट हूं, है ना। और आज से एथिस्ट नहीं हूं, कॉलेज टाइम से एथिस्ट हूं, जब मुझे कोई नहीं जानता था रट में, तब से उन्होंने, और एथिज्म के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाँ एथिज्म के क्या इश्यूज हैं और क्या फायदे हैं, समथिंग ये उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो वेरी ब्यूटीफुल राइटिंग जो है एम आई जो है व्हाई एम आई एन एथिस्ट। सो खैर, तो फाइनली दे वर हैंग्ड ऑन 23rd March 1931। 23rd March 1931 हम इसे शहीद दिवस मनाते हैं, राइट ना, शहीद दिवस। Now Bhagat Singh is like a very important personality in our freedom struggle, because ये सिर्फ एक जो है रेवोल्यूशन की कहानी नहीं है, ये कहानी है कि भाई किस तरीके से एक यूथ उठा है और जो है उसने खाली एक ये सारे काम नहीं किए हैं, लोगों को इंस्पायर भी किया है, लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म की भावना जो है उन्होंने जगाई है। तो दैट इज द रीजन ही बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। तो खैर जो है अनदर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट हिम कि एक तो हमें समझना पड़ेगा कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं बदल चुकी थी। उनकी आइडियोलॉजी में वो ओपन पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा रुझान रख रहे थे रादर देन वायलेंस। तो इसीलिए वो हमने कहा कि नौजवान भारत सभा उन्होंने स्थापित करी थी, रटना लाहौर स्टूडेंट यूनियन उन्होंने बनाया था, तो नौजवान भारत सभा, लाहौर स्टूडेंट यूनियन। अच्छा एक चीज नोटिस करो कि नौजवान भारत सभा भी वही मजनी का जो यंग इटली है उसी से जो है क्या है, इंस्पायर्ड है। लाहौर स्टूडेंट यूनियन वगैरह उन्होंने जो है सेटअप करवाया है। तो यहां पे डेफिनेटली ही वांटेड टू रीशेप द रेवोल्यूशन। ऐसा वो वायलेंस के खिलाफ नहीं गए, रेवोल्यूशनरी के कभी खिलाफ नहीं गए, बट स्टिल ही वांटेड टू रीशेप दिस होल थॉट प्रोसेस, हिज होल आइडियोलॉजी। another important thing about him है ना, तो हाँ, तो he wanted to redefine the revolution। जैसे कि उन्होंने कहा है कि revolution does not necessarily involve sanguinary strife, nor is there a place in it for personal vendetta। It is not the cult of bomb and pistol। By revolution we mean the present order of things which is based on manifested injustice must change। कि हाँ ये जो है अन्याय हो रहा है, ये जो अभी का सिस्टम है इसको चेंज होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वायलेंस ही होगा, गन के थ्रू ही होगा, पिस्टल के थ्रू ही होगा, इसका मतलब ये नहीं है। तो हाँ, तो रेवोल्यूशन को इन्होंने यहां पे क्या किया है, रीडिफाइन किया, जो हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे। दूसरा, रिलीजन और कम्युनलिज्म के जो है बिहाफ पे अगर हम समझें तो रिलीजन में ही वाज एन एथिस्ट, मैंने अभी आपको बताया। तो इनका एक बहुत फेमस आर्टिकल है व्हाई एम आई एन एथिस्ट। तो जब लाला लाजपत राय हिंदू इंटरेस्ट में जो है काम करने लगे 1920s में, तो ही वाज वेरी मच यू कैन से अनहैप्पी, अनसेटिस्फाइड अबाउट इट कि हाँ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है द लॉस्ट लीडर। दिस इज फॉर लाला लाजपत राय कि आप कैसे कम्युनल लाइंस पे जा सकते हैं। दिस वाज इंस्पायर्ड बाय कि ऐसा ही कभी हुआ था कि हाँ रॉबर्ट ब्राउनिंग ने पोयम लिखी थी फॉर वर्ड्सवर्थ जब वो लिबर्टी के खिलाफ हुए थे। तो वैसे ही यहां पे इन्होंने द लॉस्ट लीडर लिखा है। और अपने जो है जैसे नौजवान भारत सभा भारत नौजवान सभा इन्होंने स्थापित करी थी, तो उसमें उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे कि जो बच्चे हैं उनको किसी भी कम्युनल बॉडी से, किसी भी कम्युनल आइडिया से दूर रहना है। प्रेजेंटिंग अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड कंसीडरिंग रिलीजन एज मैटर ऑफ पर्सनल बिलीफ, कि हाँ भाई टॉलरेंस होना चाहिए और जो धर्म है वो एक पर्सनल मैटर है, पर्सनल बिलीफ का मैटर है, पब्लिक मैटर नहीं है, राइट है ना, पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ऐसा उन्होंने यहां पर कहा है। तो भगत सिंह saw the importance of freeing people from the mental bondage of religion and superstition। अगर आप सही में क्रांतिकारी बनना चाहते हैं तो one needs immense moral strength but also requires critical and independent thinking। है ना कि हाँ critical सोच इंपॉर्टेंट है, critical thought process इंपॉर्टेंट है। तो ये बात भी इन्होंने यहां पर रखी है। तो कहीं ना कहीं he has said कि हाँ रिलीजन जो है वो एक पर्सनल मैटर है, पर्सनल बिलीफ है, वो एक पॉलिटिकल मैटर या पब्लिक मैटर नहीं है। दूसरा, सोशलिज्म जो है, भगत सिंह भी सोशलिस्ट थे, तो मार्क्सिस्ट व्यू वगैरह वो एक्सेप्ट करते थे। तो कहते हैं कि किसान जो है हैव टू फ्री देमसेल्फ नॉट ओनली फ्रॉम द फॉरेन योक, खाली फॉरेनर से आजाद नहीं होना, ये जो जमींदार हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, इनसे भी आजाद होना है। ये जो स्ट्रगल ऑफ इंडिया है ये कंटिन्यू होती रहेगी जब तक कुछ मुट्ठी भर एक्सप्लॉइटर्स हमें लोगों को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। उनका लेबर जो है, आम आदमी का जो लेबर है, उनको जो है जब तक ये एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। इट मैटर्स लिटिल, है ना कि हाँ ये बात मैटर नहीं करती कि हाँ जो हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है वो अंग्रेज है या इंडियन है। अगर एक्सप्लॉइटेशन है तो इसके खिलाफ आवाज उठानी है। चलिए, तो फाइनली हमने बात करी कि हाँ भाई 23 मार्च 1931 देवर बेसिकली हैक्ड। तो ये एक सागा खत्म हुआ यहां पे। यस,
मीनवाइल, तो ये तो नॉर्थ इंडिया में हम देख रहे हैं, वैसे ही बंगाल में भी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है एंड समवेयर दिस डेवलपमेंट इज कनेक्टेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी आर दास जी का हमने नाम दिया था, सुभाष चंद्र बोस, और एक और लीडर है जेएम सेन गुप्ता। दे आर द फ्यू लीडर्स। तो बंगाल में जो रेवोल्यूशन है इट इज अंडर द एजेस ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल सी आर दास। ऐसा नहीं कि वो लोग रेवोल्यूशनरी हैं और खुद रेवोल्यूशन कर रहे हैं, बट हाँ उनके साथ हैं तो सुभाष चंद्र बोस and James Sen Gupta. They were the one who were connected to revolutionaries. तो एक तो ये जो है डेवलपमेंट है। दूसरा जो डेवलपमेंट है वो होता है चिटागोंग में 1930 में। Chittagong. Now, before this Chittagong thing, one more thing happened in 1924. 1924 में there was a revolutionary गोपीनाथ साहा। तो गोपीनाथ साहा ने चार्ल्स टिगार्ड को मार दिया था। चार्ल्स टिगार्ड, तो ये कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर थे। देन ही वाज कॉट एंड ही वाज हैंग्ड। तो एक हम नाम ध्यान रखेंगे, गोपीनाथ साहा वर्सेस चार्ल्स टिगार्ड। ये 1924 में हुआ था। और दूसरी जो बड़ी इवेंट हुई है वो 1930 में चिटागोंग आर्मरी रेड। दिस वाज लेड बाय सूरसेन। तो सूरसेन ने क्या किया था, राइट है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट चिटागोंग आर्मरी रेड। तो ये एक टीचर हुआ करते थे और इन्होंने यहाँ पे अपने साथियों के साथ मिलकर एक इन्होंने गैंग बनाया, अनंत सिंह, गणेश घोष, लोकेश लोकनाथ एंड ऑल। एंड देन अप्रैल 1930 दिस इज अगेन कनेक्टेड टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे तो ये धागा फिर से कनेक्ट करेंगे, बट फिर भी अभी फिलहाल हम लोग रेवोल्यूशन पे ध्यान दें। तो हाँ, तो 1930 तो एक मूवी आई थी खेले हम जी जान से, राइट। इसमें अभिषेक बच्चन जो है वही सूरसेन है। तो खैर, तो इन्होंने अप्रैल 1930 में इन्होंने एक पूरा प्लान बनाया कि चिटागोंग में क्या थी, आर्मरी थी, आर्मी का जो है सारे आर्म्स वगैरह रखे हुए थे। तो इन लोगों ने किसी तरह पूरा लेआउट बनाया कि आर्मरी कैसी है, क्या प्लान है, आर्किटेक्चर वगैरह कैसे है, समथिंग। एंड देन दे हैड गॉट इनटू एंड पूरा इन्होंने आर्मरी क्या है लूट ली थी। तो यस, और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम लोग इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का पार्ट हैं, चिटागोंग ब्रांच हैं, यहीं पे झंडा फहराया और जो है उसको सैल्यूट किया। तो दिस जो है डिस्टर्बेंसेस कंटिन्यू रहे टिल सूरसेन वाज अरेस्टेड एंड ही वाज हैंग्ड। नाउ अनदर थिंग इज कि यहां पर इस वाले मूवमेंट में वी आल्सो हैव टू वुमेन एसोसिएटेड विद दिस, राइट। तो वी हैव प्रीति लता वडेदार। तो प्रीति लता वडेदार, तो वी रियलाइज कि देयर आर टू लीडर्स, प्रीति लता वडेदार और दूसरा कल्पना दत्त। तो आप कल्पना दत्त जो है वो बेसिकली जो है दीपिका पादुकोण ने जो है पात्र निभाया था कल्पना दत्त का। तो शी वॉज अरेस्टेड जो है अलॉन्ग विद सूरसेन, और प्रीति लता वाडेदार जो है रेड में मारी गई थी। तो इस वाले फेज में है ना, पहले फेज और दूसरे फेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरे फेज में हमें वुमेन पार्टिसिपेशन भी दिखाई देता है। दो नाम तो हमने ये देखे, उसके अलावा शांति घोष, सुनीता चंदेरी, ये जो है कोमिला में स्कूल गर्ल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे गोली चला दी थी। सिमिलरली बीना दास, इन्होंने गवर्नर पे गोली चला दी थी। तो एक तो वुमेन पार्टिसिपेशन फेज 2 में दिखाई देगा, दूसरा फेज 2 में ग्रुप एक्शन हमें दिखाई देगा। एक इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन की एक आदमी गोली मार रहा है, उसकी जगह हमें ग्रुप एक्शन यहां पर दिखाई देगा, राइट। तीसरा, कहीं ना कहीं जो हिंदू रिलीजियोसिटी है वो फेज 1 में ज्यादा है और फेज 2 में जो है ये कम देखने को मिल रही है। एंड दैट इज द रीजन की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और ज्यादा, मुस्लिम पार्टिसिपेशन और ज्यादा हमको इस फेज 2 में दिखाई देगा। तो ये दो फेजेस हैं जिसमें आपको ज्यादा फैक्ट्स वगैरह पे ध्यान रखना है। यूपीएससी ने इस चैप्टर से एक ही सवाल पूछा है, कई बार पूछा है, गदर मूवमेंट। एक ही टॉपिक से इन्होंने कई सारे प्रश्नों से सवाल पूछे हुए हैं और एक बार भगत सिंह पे मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू हिज कंट्रीब्यूशन। यही इतना ही सवाल आज तक पूछा गया है यूपीएससी में। तो ऐसा इस पर बहुत रिसर्च भी नहीं करना, राइट। ओवरऑल फ्लो आपको पता है, आपको कंट्रीब्यूटर्स पता है, नाम सुना हुआ है, कहां कहां की बात है, दैट इज गुड इनफ, इससे ज्यादा नहीं, है ना। ज्यादा फोकस हमेशा रखिए गदर पे। अभी रिसेंटली जो सवाल आया था, राइट, वो भी गदर पे ही आया था। अभी 1920s में आया था सवाल, 2020s में, अभी आई थिंक 2021 या 22 का सवाल है शायद। तो बाकी हम लोग मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में लेकर आते हैं अब गांधी जी को। तो थर्ड लीडर जो हम कह रहे थे, थर्ड टाइप ऑफ लीडर, थर्ड टाइप ऑफ पॉलिटिक्स का वक्त आ गया है। गांधी जी को लेकर आते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। बात समझेंगे कि हाँ, यहां से पॉलिटिक्स किस तरफ से आगे बढ़ी है ना। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कोई डाउट वगैरह है, कोई इशू है ना, तो हाँ, तो बात करेंगे हम उस पर।
और जो है बाकी पढ़ाई कैसे चल रही है, मेहनत हो रही कि नहीं हो रही है, ये भी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। और पढ़ते रहो, मेहनत करो। जय हिंद।